जी अस्सलाम वालेकुम। वेलकम जी आप सबको आज की क्लास में। अपना इंट्रोडक्शन करवाना चाहूँगा। मेरा नाम शहजाद हाशमी है और गुज़िश्ता 9 साल हो गया मुझे टीचिंग इंडस्ट्री के अंदर, और तकरीबन 6.5 साल से मैं ये राइटिंग का काम कर रहा हूँ। एक डाटा एंट्री के काम से मैंने स्टार्ट किया था कई साल पहले। एक सॉफ्टवेयर हाउस होता था इधर ही मुल्तान में। उसके बाद फिर राइटिंग का शौक चढ़ा और राइटिंग से करते 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 बीच में 4.5 साल मैंने बैंकिंग सेक्टर में जॉब भी की। लास्ट जॉब जो मेरी थी वो नेशनल बैंक के अंदर थी, तो मैंने उस जॉब को भी क्विट कर दिया अपनी फ्रीडम के लिए, क्योंकि मुझे फ्रीडम ज़्यादा पसंद थी और अभी भी है। और काम अच्छा करना आ गया था। पहले पार्ट टाइम था, पार्ट टाइम से इसको फुल टाइम में कन्वर्ट कर लिया। और अल्लाह का शुक्र है, अप एंड डाउन बहुत देखे लेकिन पैसा बहुत कमाया और अभी भी कमा रहे हैं इस राइटिंग की स्किल से, इसी काम से। करना क्या होता है कि जी एक कीवर्ड्स दिए जाते हैं, टॉपिक दिए जाते हैं। सिंपली अगर हम बात करें कि राइटिंग है क्या, राइटिंग सिंपल ये है कि आपको एक टॉपिक दिया जाता है और आप उस टॉपिक पे काम करते हैं। जेनेरिक अप्रोच तो ये है कि हम जस्ट एक कंटेंट उठाते हैं और उसके ऊपर गूगल से सर्च करके काम कर लेते हैं। अब उसमें क्या क्या तब्दीलियां आई, एसईओ क्या होता है, उसका क्या किरदार होता है, वो हम देखेंगे। कितने पैसे हम कमा सकते हैं, कहाँ कहाँ से कमा सकते हैं, आप एज अ बिगनर कितने लेवल में अपना कितना माइलस्टोन अचीव सकते हैं, कैसे कैसे हम सर्विसेज दे सकते हैं, क्या क्या चीजें होती हैं, वो सारी की सारी हम देखेंगे। स्क्रीन पे आपके सामने एक वेबसाइट मौजूद है। ये वो वेबसाइट है जिसके जरिए मैं अपने इंटरनेशनल क्लाइंट्स को लेकर आता हूँ अपनी वेबसाइट के ऊपर, अपने पोर्टफोलियो में ऐड करता हूँ। ये कुछ हाइलाइट्स हैं जिन कंपनीज के लिए मैंने काम किया। इसमें से कुछ ने वेबसाइट अपनी बंद कर दी है, कुछ चल रही हैं अभी भी। एडसे का आपने शायद नाम सुना हो। आप में से शायद कोई अगर ई कॉमर्स का शौक रखता हो तो एडसे एक ई कॉमर्स स्टोर है, इंटरनेशनल यूके का है। तो इसके लिए मैंने बहुत सारी प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शंस लिखी हैं। उसके साथ साथ ये एक कंपनी है लैम्पटन ग्रुप ऑफ इंजीनियरिंग, यूके का ग्रुप है पूरा का पूरा। इनकी 6 कंपनीज हैं, इनमें से एक ही एग्जांपल आपके सामने। ये सारा कंटेंट मेरा अपने हाथों से लिखा हुआ है। पूरी साइट का डिजाइन भी मेरे हाथों का बना हुआ है। इसकी स्ट्रेटेजी साइट की, इसका कंटेंट, इसके अंदर और भी बहुत सारे बैकएंड मतलब कंटेंट से रिलेटेड ये जितने भी आपको अल्फाज लिखे हुए नजर आ रहे हैं ना, यहाँ पे चले जाएं, अबाउट अस में आप चले जाएं, कॉन्टेक्ट अस तो खैर खास नहीं होता। इनफैक्ट ये स्टेटमेंट भी, ये हर चीज, ये इसे हम वेब कंटेंट कहते हैं। ये बड़ी महंगी सर्विस होती है। इसके लिए टाइम लगता है। ब्लॉग्स की सर्विसेज अलग होती हैं। अबाउट अस हो गया, कमिटमेंट्स हो गई, एफएक्यूज हो गए, ईच एंड एवरीथिंग इसकी मेरे अपने हाथों की लिखी हुई है। इस तरह और बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। तकरीबन 3,500 क्रॉस कर चुका हूँ मैं। ये पुराना स्टार्टअप बच्चे 3,500 से मुराद है कि मैं 3,500 प्लस कंटेंट अब तक लिख चुका हूँ। इसमें प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शंस, ब्लॉग पोस्ट, आर्टिकल्स, वेबसाइट कंटेंट, सेल्स लेटर वगैरह। सेल्स लेटर पे इतना ज्यादा काम नहीं किया मैंने। वेब कॉपीज पे ज्यादा काम किया। वेब कॉपी क्या होती है, जैसे अब आपके सामने ये वेबसाइट है, यहाँ पे आपको जो ये वाले कंटेंट लिखा हुआ नजर आ रहा है, ये लिखा आ रहा है, इसे हम कहते हैं वेबसाइट कंटेंट या वेब कॉपी। और इसके अंदर अगर हम ब्लॉग्स लिखते हैं स्पेसिफिक कीवर्ड्स के ऊपर, तो वो कहलाता है ब्लॉग पोस्ट। तो ब्लॉग पोस्ट एक हॉट केक है जो 12 महीने का काम है और 12 महीने वो बिकना ही बिकना। ब्लॉग पोस्ट कंटेंट राइटिंग की फील्ड में हॉट केक होता है कि इसका काम 12 महीने का होता है। कैसे होता है वो सारी चीजें आज हम एक्सप्लोर करेंगे। तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन जो स्टूडेंट का होता है, सर कंटेंट राइटिंग है क्या चीज, व्हाट इज कंटेंट राइटिंग। वेरी सिंपल कि हम किसी भी टॉपिक के ऊपर काम करते हैं, किसी भी स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर हम लिखते हैं और उससे पैसे कमाते हैं। दूसरा सवाल, कितने पैसे सर हम कमा सकते हैं, हाउ मच वी कैन, हाउ मच वी कैन अर्न फ्रॉम कंटेंट राइटिंग, कि मैं कंटेंट राइटिंग से कितने पैसे कमा सकता हूँ। देखिए कौन कितने कमा सकता है ये तो है उसकी एफर्ट पे, उसकी अप्रोच पे, कि वो कितनी मेहनत करता है और कितने स्मार्ट वे से मेहनत करता है, या अपने ट्रेनर के या अपने एक्सपीरियंस जो भी जहाँ से वो सीखता है उसको कितना ज्यादा फॉलो करता है, कितना उस पर एफर्ट करता है। लेकिन कुछ होते हैं स्टैट्स कि जिसमें रिसर्च करके एक स्टैट शो की जाती है कि फलानी चीज जो है उसकी इतनी वर्थ है। फॉर एग्जाम्पल दुनिया में इतने परसेंट जो है वो पानी है, इतनी आबादी है, इतना खुश्क है, इतना गीली जगह है। एक रिसर्च है ना
कि इतने परसेंट लोग मोबाइल यूजर हैं, इतने परसेंट लोग जो है वो फेसबुक यूजर हैं, जैसे कि जी 3 बिलियन यूजर है जी फेसबुक के ऊपर। अब एक स्टैट्स हैं, रिजल्ट्स, तो उन स्टैट्स के मुताबिक अगर हम गूगल पे जाते हैं कि हाउ मच कंटेंट राइटर कैन अर्न, तो इसमें हम जब भी अर्निंग स्टैट्स देख रहे होते हैं, हम जब भी रिसर्च देख रहे होते हैं, तो वो इंटरनेशनल लेवल की देख रहे होते हैं, पाकिस्तान के खाते में नहीं लिया जाता इन केस अगर सिर्फ पाकिस्तान की हद तक हो। तो यहाँ पे आप इंडीड पे देख सकते हैं, यहाँ पे जिपिया पे देख सकते हैं, और लेटेस्ट स्टैट्स देख लेते हैं अब इस वक्त क्या चल रहे हैं। ग्लास डोर है, ये कह रहे हैं कि जी कंटेंट राइटर सैलरी इन यूनाइटेड स्टेट्स 19.21 एवरेज सैलरी है पर आवर। लो और हाई 9.49 सबसे लो है, और हाई कितनी है 38.87 डॉलर पर आवर। अगर मैं चला जाता हूँ इस पे, तो ये कह रहा है जी 58,918 डॉलर, तकरीबन 59,000 सालाना एक राइटर अर्न कर रहा होता है। इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे लोएस्ट 40,000 और मैक्सिमम 84,000। मिनिमम 40,000 $40,000 है कंटेंट राइटर, which makes around $3,700 a month, यानी कि 10 लाख रुपए, ठीक है, एक राइटर कमा रहा है। और अगर हम बात करते हैं, ये एक और स्टैट है, ये कह रहे हैं कि जी 46 एडिशनल पे 46, इसने 32K का मिनिमम दिया है, तो 32K 32,000 पर एनम 12 महीने, तो इसमें तकरीबन $2,500 पर मंथ, जो कि तकरीबन 7.5 लाख रुपए तकरीबन, 7.5 से 8 लाख रुपए तकरीबन। और अगर मैं अपने एक्सपीरियंस की बात करूं, मैंने इस जब मैं फुल टाइम सिर्फ राइटिंग करता था, सिर्फ राइटिंग का मेरा और कोई काम नहीं होता था, मैं ना मार्केटिंग की सर्विस देता था, ना एजेंसी पे काम करता था, ना ट्रेनिंग्स देता था, उस वक्त मैं सिर्फ राइटिंग करता था। तो मैं $1,500, उस टाइम डॉलर भी 160-170 रुपए ये रेट चल रहा था, 1,500-1,800 मैं निकाल लेता था। और मेरा जो ज्यादा काम रहा है वो डायरेक्ट क्लाइंट पर है, ये अपवर्क हो गया, फाइवर हो गया, कभी मुझे इस पे जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। तो डायरेक्ट क्लाइंट हम देखेंगे एंड पे हम कैसे एक्वायर कर सकते हैं, उसकी क्या टेक्निक्स होती हैं। तो उसमें वही एग्जांपल होती है चैरिटी बिगिंस एट होम, कि आप सबसे पहले अपने इर्द गिर्द, अपने सिटी में, अपने सर्कल में देखते हैं कि किसको आपकी सर्विस दे सकते हैं। तो ये एक अर्निंग के स्टैट्स हो गए, जिसमें कुछ मैंने अपना एक्सपीरियंस बता दिया और कुछ आपके सामने मैंने स्क्रीन पर रिसर्च करके दिखा दिया कि ये इस वक्त स्टैट्स मौजूद है। अब आता है जी कुछ ऐसे क्वेश्चंस जिससे आपको मजीद चीजें समझ आएंगी कि एसईओ क्या है, एसईओ का क्या किरदार है इसके अंदर, उसको हम देखते हैं। एसईओ है क्या? एसईओ स्टैंड फॉर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। यहाँ पे थोड़ा सा टेक्निकल चीजें आ जाएंगी, तो आप अटेंटिव होकर बैठें। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, सर्च इंजन से मुराद हमारा गूगल। गूगल यहाँ पे सर्च इंजन का काम करता है, एक सर्च इंजन है जिसपे लोग जाते हैं और अपने मसले मसाइल सर्च करते हैं। 95% से ज्यादा लोग गूगल पे अपने प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन ढूंढने आते हैं। हाउ टू, इसमें सबसे ज्यादा जो सवालात सर्च किए जाते हैं उसको हम क्वेश्चन बेस्ड सर्च कहते हैं। हाउ टू, व्हाट, व्हाई, इज, व्हेन, हाउ टू ट्रीट योर हेडेक, हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन, हाउ टू स्टार्ट content writing, is it good to start digital marketing, is it good to travel abroad in summer, is it good to travel abroad in winter in northern areas of Pakistan। लोग डिफरेंट सवालात पूछते हैं गूगल से, और गूगल अपनी ओपिनियन दे रहा होता है, अपनी सजेशंस दे रहा होता है रिजल्ट्स की सूरत में। तो गूगल एक सर्च इंजन है, और उस सर्च इंजन पे दो तरह की तीन टाइप्स होती हैं, दो मेन टाइप्स हैं आपकी इसकी, दो टेक्निक्स हैं, टेक्निक्स ऑफ एसईओ। वो दो टेक्निक्स कौन सी हैं एसईओ की? वो टेक्निक है ब्लैक हैट, व्हाइट हैट और ग्रे हैट। तीन टेक्निक्स हैं एसईओ की, कि एसईओ तीन उसकी टेक्निक्स के जरिए एसईओ परफॉर्म की जा रही होती है। ग्रे हैट, ब्लैक हैट, मैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की वो प्रैक्टिसेस करूं जिसको गूगल अलाउ नहीं करता। मैं 2 नंबर तरीके इख्तियार करूं वेबसाइट को रैंक करने के लिए। जैसे रात भी एक बंदे से डिस्कशन हो रही थी मेरी, वो क्या बता रहा था, कह रहा था कि जी एक वेबसाइट लेनी है और उस पर हम प्रॉक्सीज के जरिए एड्स पे क्लिक करेंगे
और उस साइट को रैंक करवाएंगे। और साथ बता भी रहा था कि साइट 3 महीने से ज्यादा नहीं चलती वो साइट। और यही अगर हम प्रॉक्सीज वाले काम में ना पड़े, हम ऑर्गेनिकली काम करें, वेबसाइट पे कंटेंट पे फोकस करें, उसके कीवर्ड्स पे फोकस करें, तो साइट 10 साल भी चल जाती है। ठीक है। ब्लैक हेड टेक्निक होती है। व्हाइट हेड टेक्निक क्या होती है कि हम एसईओ की वो प्रैक्टिसेस अडॉप्ट करें जो गूगल जिसको अलाउ करता है, गूगल की पॉलिसीज के तहत उसको फॉलो करें। और ग्रे हेड में हम दोनों को मिक्स कर रहे होते हैं। इसमें थोड़ा बहुत हम 2 नंबर तरीका इख्तियार कर रहे होते हैं, और कुछ हम 1 नंबर जो जेन्युइन वेज है उनको फॉलो करते हुए एसईओ कर रहे होते हैं। फिर यहाँ पे हमारे पास टाइप्स ऑफ एसईओ आ जाती है। टाइप्स ऑफ एसईओ में हमारे पास ऑन पेज और ऑफ पेज आ जाता है। ऑन पेज एसईओ, ऑफ पेज एसईओ, इसको मैं ऑन पेज एंड टेक्निकल कहूंगा। ऑन पेज एंड टेक्निकल एसईओ, ये क्या चीज है? एग्जांपल दिखाता हूं कि ये साइट मैंने ओपन की है, इसको अब आप देखें ये कितनी देर में ओपन हो रही है। इसने लोड होने में टाइम लिया, राइट? तो इस वेबसाइट की टेक्निकल एसईओ इज नॉट गुड, क्योंकि ये टेक्निकली इतनी ऑप्टिमाइज्ड नहीं है कि जब विजिटर आए वो ओपन करे तो उसको वेट करना पड़ा, उसको वेट नहीं करवाना। उसके बरक्स मैंने एक और साइट ओपन की तो ये फौरन से ओपन होगी। इसकी टेक्निकल एसईओ अच्छी की हुई है मैंने। तो टेक्निकल एसईओ में हम टेक्निकल चीजों को देखते हैं कि आपकी होस्टिंग किस तरह की है, जिस पे आपने अपनी वेबसाइट पार्क की हुई है। एक डोमेन होती है, एक होस्टिंग होती है। डोमेन आपका नाम होता है, उस नाम को आप जहां पार्क करते हैं वो आपकी होस्टिंग होती है। जैसे ई स्किल्स इंस्टीट्यूट है, ये उसकी डोमेन। ये डोमेन कहाँ पे होस्ट हुई हुई है? शालीमार कॉलोनी में, फलाने प्लेस, ये जो लोकेशन है यहाँ पे होस्ट हुई। तो टेक्निकल एसईओ में एक तो आ गई आपकी साइट स्पीड हो गई, साइट की सिक्योरिटी होगी, जैसे कि ये आप देख सकते हैं लॉक लगा हुआ जो कि सिक्योर है। इसके बरक्स अगर मैं एक और, मैंने रात ही एक डोमेन परचेज की है, ये भी लाइव नहीं हुई तो हो गया, इसमें यहाँ पे समटाइम आपको लिखा हुआ आ रहा था नॉट सिक्योर। कभी आप साइट ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपको लिखा है नॉट सिक्योर, इसमें आ रहा है, ये देख रहे हैं नॉट सिक्योर। तो इसकी टेक्निकल एसईओ का इशू हुआ। हालांकि ये साइट ओपन हो जाएगी, मैं इसको एडवांस पे जाऊंगा, ये ओपन हो जाएगी। तो टेक्निकल एसईओ में इसके ये एरर आ रहा है, ओपन ही नहीं हो रही है। टेक्निकल जो उसका उसके अंदर एरर आया है, उस साइट को पे आगे जाने नहीं दे रहा विजिटर को। अब देखें लेट ओपन हो गया, ओपन होने के बावजूद भी आप देख सकते हैं नॉट सिक्योर लिखा हुआ नजर आ रहा है। एक एग्जांपल दिखाई जो ओपन ही बहुत लेट हुई, एक एग्जांपल दिखाई जिसमें नॉट सिक्योर का एरर आ गया। तो इसको हम कहते हैं एसएसएल, सिक्योरिटी साइट सिक्योरिटी एलिमेंट्स होते हैं, टेक्निकल होते हैं। तीसरा टेक्निकल एलिमेंट क्या होता है कि हम साइट में साइट का इंटरफेस किस तरह का रख रहे हैं। ये चीजें हमें आगे जाके काम आती हैं। एज अ राइटर हम सिर्फ राइटिंग ही नहीं सीखेंगे, बस में तो आप क्लाइंट को एडवाइजरी भी सर्विसेज भी दे सकते हैं। आप भले वो खुद नहीं कर रहे हैं, आप एडवाइजरी सर्विसेज भी दे सकते हैं कि अच्छा आप यूं करें, आप इसमें ना यूं नहीं यूं कर लेंगे इस वेबसाइट पे। तो आप तो एक राइटर है ना, तो जब आप एक्स्ट्रा सर्विस देते हैं ना, तो एक टाइम आता है कि आपका वो एक अलग से सेक्टर स्टार्ट हो जाता है बिजनेस का, कि आप सिर्फ साइट्स को भी संभालना शुरू कर रहे हैं। उधर से प्रोजेक्ट लिया, उधर दे दिया। मुझे वेबसाइट बनानी नहीं आती, मैंने इस महीने में 5 वेबसाइट्स पे प्रोजेक्ट विन किए और 5 पे काम किया। इस वक्त आखिरी चल रहा है जो कि मैंने इससे कम से पहले मैंने डिलीवर करके अगले महीने। मुझे वेब डेवलपमेंट नहीं है। मैंने एक प्रोजेक्ट में से 30 से 40 हजार रुपये बचाए। मैंने क्या किया, मुझे उसकी टेक्निकल चीजों का पता है, मैं देख के बहुत सारी चीजें, मैं साइट का ऑडिट देख के बता देता हूँ साइट में यही, मुझे साइट बनानी नहीं आती। आती है मतलब उस लेवल की जो प्रॉपर डेवलपर का, मैं अपने लिए साइट्स बना लेता हूँ। ये साइट भी मेरी बनी हुई है जो मैंने आपके सामने स्क्रीन पे, ये मैंने खुद बनाई है। ये वाली भी मेरी अपनी बनी, जितनी साइट्स मैं आपको दिखा रहा हूँ सारी मैंने खुद बनाई हुई। इस पे मैं भी काम कर रहा हूँ क्योंकि बहुत लेट ओपन हो रही है। इसको मैंने भी नहीं छोड़ा, इसको भी रिसेंट मतलब 4-5 दिन पहले मैंने उसको इस काबिल बनाया। तो लेकिन मैं क्लाइंट का काम होता है वो मैं नहीं करता, वो मैं आगे। अब मैं क्या कर रहा हूँ,
मैंने वो एडवाइजरी सर्विसेज के जरिए मैंने उसको एक और सेक्टर ओपन किया। हालांकि मैं प्रोफेशन में क्या हूँ, राइटर हूँ, मैं एसईओ का काम करता हूँ। तो ये चीजें आपको पता होंगे तो आप उसको आगे से आगे, आगे से आगे, आगे से आगे आपके पास रास्ते निकलते जाएंगे। अच्छा, टेक्निकल हो गया। अब ऑन पेज की, ऑन पेज का बेस है। टेक्निकल में ज्यादा हम देख रहे होते हैं आपकी होस्टिंग हो, साइट स्पीड हो, आपकी साइट का इंटरफेस, उसमें कोई टेक्निकल प्रॉब्लम ना हो। और इसके अंदर कुछ बैक साइड पे कुछ कोडिंग के मामलात होते हैं, रोबोट टीएक्सटी होता है और इस तरह की चीजें होती है। खैर वो फिर आगे निकल जाएगी बात। फिर आता है ऑन पेज। तकरीबन प्रीवियस स्टैट्स थे 65 और अब के जो स्टैट्स आए हैं वो तकरीबन 80% से ऊपर। यानी कि एसईओ में 80% से जो ज्यादा किरदार होता है आपका, वो होता है आपका ऑन पेज एसईओ। यानी कि जब भी किसी वेबसाइट की, खसूसन ब्लॉग की, हम ज्यादा टारगेट करते हैं ब्लॉग या सर्विसेज को। ई कॉमर्स में एसईओ आपकी कीवर्ड बेस्ड होती है। तो सर्विसेज हो, अ, आपका ब्लॉगिंग बेस्ड साइट, सर्विसेज बेस्ड साइट से मुराद कि जिसपे आपको सर्विस दे रहे हैं और उसके अंदर भी ब्लॉग्स लिखे हुए हैं। अगेन एग्जांपल दिखाता हूँ। ये वेबसाइट है, ये मेरी अपनी ही कंपनी की वेबसाइट है। ठीक है, इसको मैं दोबारा से तैयार कर रहा हूँ। तो यहाँ पे अब आप देख सकते हैं ये ब्लॉग का पोर्शन है। ये बेसिक एक सर्विस साइट है जिसमें हम डिफरेंट सर्विसेज ऑफर करते हैं। इसके ब्लॉग अभी खाली है, बट इस पे ब्लॉग इन फ्यूचर ऐड होंगे। तो जब ब्लॉग ऐड होंगे तो ब्लॉग का तो एक पोर्शन है सो है, साथ में बेसिक साइट, साइट का मेन काम क्या, सर्विस देना। तो इसके ऊपर फिर कीवर्ड्स टारगेट किए जाते हैं ऑन पेज एसईओ के जरिए। वो कीवर्ड टारगेट कौन कर रहा था, वो एसईओ रिसर्चर, कंटेंट राइटर, जो एडवांस लेवल राइटर होता है, वो ये सारी सर्विसेज दे रहा होता है। तो आप जब इसमें मल्टीपल सर्विस सीखोगे तो आपको कीवर्ड रिसर्च भी आ रही होगी, आपको राइटिंग भी आ रही होगी, आपको ऑन पेज की चीजों का पता चल रहा हो, तो आप एक टाइम पे 3 से 4 सर्विसेज दे सकते हैं, सिर्फ एक सर्विसेज नहीं दे सकते। इसके बरक्स मेरी वेबसाइट है, इसमें मैं सिर्फ राइटिंग को टारगेट कर रहा हूँ, तो उसके अंदर मैंने ब्लॉग भी लिखे हुए हैं। और एक वेबसाइट होती है जो प्योरली होती है ब्लॉग बेस्ड, जैसे कि टेक रडार। ये टेक्नोलॉजी के टॉपिक्स को कवर करे। देखो कितनी जल्दी ओपन हुई है, सिंगल क्लिक पे ओपन हुई है। हाई, बेहतरीन टेक्निकल एसईओ हुई है। हालांकि इस वेबसाइट पे बहुत ज्यादा एड्स भी चल रही हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसने डिफरेंट टॉपिक्स को टारगेट किया हुआ और ये टेक्नोलॉजी से रिलेटेड काम कर रहा है। सिर्फ सिर्फ टेक्नोलॉजी से रिलेटेड ये बातें कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। ये प्योर ब्लॉग बेस्ड साइट है, इसको कहते हैं ब्लॉग बेस्ड साइट, जिसपे सिर्फ ब्लॉग्स लिखे जा रहे हैं। आगे चलते हैं। 80% काम हमारा, मैंने बताया कि ऑन पेज एसईओ के अंदर होता है। ऑन पेज एसईओ के अंदर क्या आता है, कीवर्ड रिसर्च, कि आप किसी भी टॉपिक पे, किसी भी नीश पे, नीश हम कहते हैं टॉपिक को अपनी लैंग्वेज में, कि जी आप किस नीश पे लिखते हैं। मैं जो ट्रैवलिंग नीश पे काम करता हूँ, आप किस नीश पे लिखते हैं। मैं हेल्थ नीश पे काम करता हूँ। मेरे पास लास्ट ईयर एक वेबसाइट चल रही थी, तो मेरी एक स्टूडेंट थी निश्तर की, एमबीबीएस डॉक्टर, वो हाउस जॉब कर रही थी। तो बाय चांस उन्होंने मुझसे सीखा काम। तो फिर मुझे हेल्थ रिलेटेड काम चाहिए था, तो फिर मैं सारा काम उनसे करवाता अपना। तो बहुत अच्छा हमने प्रोजेक्ट किया, वो भी 7 महीने का प्रोजेक्ट था वो। तो कीवर्ड रिसर्च मैं उन्हें करके देता था, वो सिर्फ उस कीवर्ड पे मुझे काम करके देता। क्योंकि जो हेल्थ रिलेटेड टॉपिक होते हैं ना, उस पे ज्यादातर मेडिकल फील्ड के लोग काम कर रहे होते हैं। क्योंकि उसमें बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं कि जिसमें किसी की हेल्थ का रिस्क नहीं ले सकते। मतलब मैं लिखने बैठूंगा तो मुझे नहीं पता कि कौन से केमिकल फार्मूलाज होते हैं, किससे बॉडी पे क्या अफेक्ट होता है, मैं कितना पढ़ लूँ, मैं डॉक्टर तो नहीं हूँ। ठीक है, इसी तरह एक होता है टेक्निकल राइटिंग होती है, इसमें हम बहुत हाई लेवल का आईटी से रिलेटेड कंटेंट लिख रहे हो। आईटी से रिलेटेड मुराद के कोडिंग से रिलेटेड कंटेंट है। अब मैं कोडिंग से रिलेटेड लिखने बैठूंगा तो मैं बैठे रहूंगा, क्योंकि मैं वो आईटी गाई नहीं हूँ जो एक प्योर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सीख के बैठा हुआ है, या जो बहुत ही कोडिंग सीख के बैठा हुआ है। वो जब कोडिंग से रिलेटेड लिखेगा ना, तो उसका लिखना और होगा, मेरा लिखना और होगा। तो ये भी मैटर करता है। तो उसकी नीश क्या होगी जी, वो कोडिंग टेक्निकल राइटिंग करता है। हेल्थ वाला डॉक्टर है जो हेल्थ राइटिंग करता है, वो नीश होगी। तो कीवर्ड रिसर्च किसी भी नीश की जा रही होती है। उसके बाद इसके अंदर हम ब्लॉग पोस्ट, ब्लॉग पोस्ट जो है ये ऑन पेज एसईओ के अंदर आ रही होती है।
इंटरलिंकिंग, ये ऑन पेज एसईओ का पार्ट है। कीवर्ड क्लस्टरिंग, ये ऑन पेज एसईओ का पार्ट है। कंटेंट मैपिंग, ये ऑन पेज एसईओ का पार्ट है। कंटेंट स्ट्रेटजी, ये ऑन पेज एसईओ का पार्ट है। अब ये सारे काम कौन कर रहा होता है? कौन कर रहा होता है? राइटर कर रहा होता है। मौजूदा दौर में राइटर सिर्फ वो नहीं है जिसको कीवर्ड आ गया, उसने लिख लिया, चैप्टर क्लोज। वो बकायदा एक कंटेंट, वो तो बिल्कुल एक बेबी राइटर हो गया ना, कि बेसिक लेवल का फ्रीलांसर जिसकी हद क्या है, 25,000 30,000 बस हद मार के 1 लाख कमा ले मैक्सिमम। अगर उसको ग्रो करना है तो उसको ये कीवर्ड रिसर्च का नॉलेज होना चाहिए, उसको इंटरलिंकिंग का पता होना चाहिए, उसे कीवर्ड क्लस्टरिंग का पता होना चाहिए, उसे कंटेंट मैपिंग का पता होना चाहिए, उसे कंटेंट स्ट्रेटजी का पता होना चाहिए। कि अगर एक वेबसाइट आ गई, उस वेबसाइट पे 100 आर्टिकल लिखे हैं, वो देख के बता दे, एक दिन लगा के पूरा ऑडिट करके बता दे कि इसमें क्या मसले नहीं है। उस साइट को धो दे एक दफा सही से देख के इसमें ये मसले मसाइल है, उसको $50 चार्ज करना एक्स्ट्रा। क्योंकि जब ज्यादा कमाना तो चीजें भी ज्यादा कवर करनी पड़ेंगी ना। एक एक जगह पे वो मिसाल है, मैंने पोलो का बैल बन के बैठा रहा, तो बैल बन के नहीं रहना, उसको हमें एक्सप्लोर करना चाहिए। इनफैक्ट अगर एक डॉक्टर भी है, अगर वो जस्ट एक सिंपल एमबीबीएस करके बैठ जाता है, तो उसकी मार्केट में वर्थ नहीं है इस वक्त मौजूदा दौर में, जब तक वो साथ में कोई एफसीपीएस कर ले या कोई ना कोई स्पेशलाइजेशन ना कर ले। उसके बावजूद तो प्रैक्टिस तो करनी करनी है, उसमें तो कोई ऑप्शन है ही नहीं ना। उसने 5-7 साल प्रैक्टिस करनी ही करनी है, तो कोई दो राय है ही नहीं। बट उसको एक एडिशनल सर्टिफिकेशन होगी, सेमिनार के दिन कॉन्फ्रेंसेज होगी, कुछ ना कुछ उसको चाहिए। एफसीपीएस, बेशक वो एफसीपीएस की प्रैक्टिस ना करे, बट उसने एफसीपीएस करके उसके साथ ठप्पा लग गया ना एक दफा, लोगों को पता है इसने एफसीपीएस किया हुआ है, 90% नहीं 5% तो आता ही होगा ना, 100%। वो उससे क्या, अब वो उसकी वर्थ बढ़ गई। सिंपल एमबीबीएस और वो सादा बर्गर, अंडे वाला बर्गर तो वर्थ बढ़ जाएगी ऑटोमेटिकली। तो दिस इज हाउ द थिंग्स वर्क। हाँ जी, इसमें हम ये सारा करेंगे, ऑन पेज एसईओ को ज्यादा कवर करेंगे हम अपनी ट्रेनिंग के अंदर। अच्छा, अब आ जाता है ऑफ पेज एसईओ। ऑफ पेज एसईओ में नॉर्मली मैं नहीं सिखाता हूँ, मेरा एक और कोर्स है कंटेंट कवर करता हूँ। तो कोशिश करूंगा कि इसमें अगर एंड पे हमारे पास टाइम बच गया हम कवर कर लेंगे, बट नॉलेज के लिए बता देता हूँ ऑफ पेज एसईओ में क्या आता है। ऑन पेज एसईओ में हम काम करते हैं वेबसाइट के ऊपर। ये मेरी साइट है, मैं इसके ऊपर कंटेंट डालता रहूं, मैं इसके कंटेंट को आपस में लिंक करता रहूं, जैसे कि ये कंटेंट है, ये कंटेंट है, ये कंटेंट है, ये 3 डिफरेंट मैंने टॉपिक्स लिखे। और आप देख सकते हैं ये यूजेज ऑफ कंटेंट के ऊपर आपको लिंक नजर आ रहा है। अगर कोई पढ़ रहा है तो मैंने एक बात की कि राइट आफ्टर द पेंडेमिक, दैट इज कोविड-19, यूजेज ऑफ कंटेंट जंप टू 207%। मैं एक चीज क्लेम कर रहा हूँ कि कंटेंट का यूजेज 207% है, तो ये भी तो हो सकता है मैं झूठ बोल रहा हूँ। तो मैं गूगल को कैसे यकीन दिलाऊंगा कि यार मैंने ये बात ठीक की है? तो मैं उसे बता रहा हूँ कि ये देखो मैंने प्रूफ किया है। मैं प्रूफ से बात करूं, मैं अपनी तरफ से फेंक नहीं रहा। ये ऑन पेज, मैंने अपनी उस कंटेंट को, जैसे हम यूनिवर्सिटीज में एकेडमिक राइटिंग या थीसिस राइटिंग कर रहे होते हैं या हम अपने रिसर्च पेपर बना रहे होते हैं, तो हम नीचे रेफरेंसेस लगा देते हैं एंड नोट में कि ये मैंने रिसर्च जो उठाई है, फलाने रिसर्च पेपर से उठाई है, फलाने रिसर्च, तो ये समझ वही कॉन्सेप्ट। तो, तो टूल के जरिए भी अगर हम राइटिंग करेंगे ना, टूल हमें ये चीज नहीं देता। अब क्या हो रहा है मौजूदा दौर में, अब मौजूदा दौर में मेरे नजदीक इंसान बेवकूफ है तो सिर्फ तो टूल का इस्तेमाल नहीं करता। मेरे नजदीक वो इंसान बेवकूफ है, वो अपना टाइम वेस्ट कर रहा है। तो जब आप एक काम दो, आप 5 घंटे का काम आप 2 घंटे में कर सकते हो, तो 5 घंटे में डबल काम कर लो। अब क्या हो रहा है कि आप बेसिक इंफॉर्मेशन ले रहे हैं टूल से, उसके बाद उसमें तगड़ी किस्म की रिसर्च करते हैं खुद बैठ के, यार ये जो उसने बात की है इसमें स्टैट्स ऐड करो, इसकी ऑन पेज अब ऑन पेज पे काम ज्यादा हो रहा है। बेसिक कंटेंट उठा लिया और फिर उसको चेक किया गूगल से या जो भी आपका रिसर्च सोर्स है। जैसे मैंने पिछले साल मेरा एक क्लाइंट था इंडिया का, तो वो मुस्लिम था, उससे मेरी बड़ी अच्छी सेटिंग हो गई, हमने काम किया वेबसाइट। तो वो वेबसाइट थी किड्स की हेल्थ। उसका कीवर्ड था, एक बेसिक कीवर्ड बता देता हूँ कि हाउ मच बनाना 8 months ओल्ड बेबी ईट, 8 माह का बच्चा कितना केला खाता है।
अब ये एक पेरेंटिंग का इससे रिलेटेड सवाल था कि एक पेरेंट या मदर से ये सवाल कर सकती है और करती है कि जी कितना, एक 8 माह का मेरा बच्चा है, वो कितना केला मैं उसे खिला सकती हूँ, मैक्सिमम उसकी डाइट कितनी होनी चाहिए। ये बनाना बच्चों को दिया जाता है प्रोटीन के लिए दिया जाता है मेरे ख्याल से। कार्ब्स भी होते हैं। तो मतलब हम लोग भी अक्सर ट्रैवलिंग पे जाते थे तो भूख लगती थी तो हम सिर्फ क्या दो दो केले खा लिए, बस ठीक है, ट्रैवल कर रहे हैं उसमें, तो इंस्टेंट एनर्जी आ जाती थी। अब वो उसके ऊपर अब मुझे नहीं पता था, और मैंने जब उसके ऊपर रिसर्च की तो वो कीवर्ड ऐसा था कि उस पर डाटा अवेलेबल ही नहीं था, किसी ने काम ही नहीं किया हुआ था उस कीवर्ड के ऊपर। तो इसे हम कहते हैं कीवर्ड गैप, कि ऐसा कीवर्ड जिस पे लोग सर्च कर रहे हैं लेकिन किसी ने उस पर काम ना किया हो। अब यहाँ पे स्टूडेंट कहते हैं सर ऐसा कैसे सोचता है, गूगल पे तो हर चीज का जवाब होता है। तो यही तो गेम है सारी, यही तो आपकी कीवर्ड रिसर्च है कि आप ऐसे कीवर्ड निकालें, हेल्थ लाइन में कोई ऐसा कीवर्ड उठा लें कि लोग उसके बारे में जानना चाह रहे हों लेकिन उस पे डाटा मौजूद ना हो। अगर है तो वो सही है या नहीं है, वो सारी चीजें हम उसमें सीखेंगे। तो हम कहते हैं कंपेटिटर एनालिसिस, कि मेरा अगर कोई कंपेटिटर है तो क्या इसने सही लिखा है गलत लिखा है। जैसे हम कोई बिजनेस करने लगते हैं तो हम देखते हैं यार आसपास देखो कितनी दुकानें हैं इस काम की। हमने जनाब फूड का काम शुरू करना, सबसे पहले देखो अपने इलाके में कितनी दुकानें हैं, अपने इलाके से शुरू करो, अपने एरिया से शुरू करो। या रियल एस्टेट शुरू करना तो देखो यहाँ पे क्या है क्या नहीं है। वो कंपेटिटर एनालिसिस होता है कि कौन कितना काम कर रहा है, कितना कमा रहा है, पूरी मार्केट का सर्वे किया, फिर देखा यार काम करना है नहीं करना, फिर डिसीजन लेना। तो यहाँ भी वही 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 अप्रोच है। ये मैं बताऊंगा आपको, करवाऊंगा। ये हाइपर लिंकिंग होती है, सिंपल मुश्किल चीज नहीं। अच्छा, तो वो अब बात हो रही थी हाइपर लिंकिंग से, बात है ये जो मैंने इंसर्ट लिंकिंग की है ना, इसे हम कहते हैं इंटर लिंकिंग। ये इंट्रा लिंकिंग है। एक होती है इंटर लिंकिंग, होती है इंट्रा लिंकिंग। मैंने इस पे क्लिक किया तो ये क्या मेरी साइट पे आया ऊपर, आप देख सकते हैं। ये कोई और वेबसाइट है ना, मैंने कहीं से रिसर्च उठाई और मैंने इसको ऑथेंटिसिटी ऑथेंटिकेट करने के लिए, इसको प्रूफ करने के लिए मैंने अपनी वेबसाइट पे कनेक्ट कर दिया। इसी तरह और बहुत सारी हैं। जैसे ये देखें, द फैक्ट इज दैट 73% ऑफ B2B एंड 70% ऑफ B2C। मैंने एक और स्टैट डाला है यहाँ पे, ये मैंने कहाँ से उठाया, ये मैंने उसी वेबसाइट से उठाया। मैंने इसको लिंक दे दिया भाई, मैंने यहाँ से रिसोर्स उठाया। इसी तरह फ्रॉम क्रिएटिंग कंटेंट, कंटेंट क्रिएशन, यहाँ पे मैंने कंटेंट क्रिएशन को और मैंने इसमें की इंटरलिंकिंग। उसने जब क्लिक किया तो वो कहां पर आया, वो मेरी ही वेबसाइट के एक दूसरे आर्टिकल पे आया जिसमें मैंने कंटेंट राइटिंग से रिलेटेड बात की हुई है। मैंने कंटेंट क्रिएशन वाले कीवर्ड को लिंक कर दिया अपने कंटेंट राइटिंग के ही एक आर्टिकल से। ये इसी तरह सारे आर्टिकल आपस में लिंक होते हैं, इसे कहते हैं इंटरलिंकिंग। कि वेबसाइट पे 500 आर्टिकल, तो सारे रिलेटेड आर्टिकल एक दूसरे से कनेक्ट हों तो उसे हम कहेंगे इंटरलिंकिंग। और अगर मैं उसको किसी एक्सटर्नल साइट के साथ कनेक्ट करूंगा रेफरेंस के तौर पे, तो वो कहलाएगी इंट्रालिंकिंग। टॉपिक सेम ही तो चाहिए। हाँ हाँ। इंटरलिंकिंग हम क्यों करते हैं, इंटरलिंकिंग में हम अपने टॉपिक की अथॉरिटी को बढ़ाने के लिए इंटरलिंकिंग करते हैं। कि मैं एक बात कर रहा हूँ एसईओ के ऊपर, तो एसईओ में मैं ऑन पेज आ रहा है, ऑफ पेज आ रहा है, तो मैं ऑन पेज के ऊपर अलग से एक आर्टिकल लिख दूं, ऑफ पेज के ऊपर अलग से पूरा आर्टिकल लिख दूं और उन दोनों को कनेक्ट कर दूं। तो वो एसईओ वाला जो मेरा आर्टिकल होगा उसकी वर्थ बढ़ जाएगी, क्योंकि मैंने उस टॉपिक से रिलेटेड 2 आर्टिकल और लिखे हुए हैं। इसे कहते हैं कि एक बड़ा टॉपिक है और उस टॉपिक को मैं छोटे छोटे टॉपिक्स बना के उसकी हर तरफ से कवर करूं। इसकी मैं सिंपल सी एग्जांपल ऐसे देता हूं कि अगर हमने पाकिस्तान के बारे में लिखना है, अगर हमने पाकिस्तान के बारे में लिखना है तो हम क्या लिखेंगे, बड़ा जनरल सा सवाल है। हिस्ट्री और जोग्राफिकल और इकोनॉमिकल प्रॉब्लम्स और डोमेस्टिक इंटरनेशनल अफेयर्स, टूरिज्म, कल्चर, हेरिटेज एंड सो ऑन। तो जब मैं इस अब मैं क्या करूं, मैं बात तो पाकिस्तान की कर रहा हूं, तो कल्चर कहां से आ गया, क्योंकि कल्चर पाकिस्तान का है, वो इकोनॉमी पाकिस्तान की है। तो मैं पाकिस्तान के चारों तरफ से चीजों को कवर कर रहा हूं। जब कवर करूंगा तो वो मिला के बात बनेगी जी अबाउट पाकिस्तान। तो अगर मैं किसी भी टॉपिक पे लिखता हूँ तो उससे रिलेटेड जितनी भी छोटी छोटी चीजें होती हैं
हम उन सबके कंटेंट बना के मैक्सिमम तरीके से हर तरह से उसकी कवरेज दे रहे होते हैं। ये हम सीखेंगे कीवर्ड क्लस्टरिंग के अंदर। हम्म, बना दिया, लगा दिया। हम्म, अच्छा, मैं लिखता हूँ कि लेट्स से हम एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे। मैं इसके भी आपको बताता हूँ, मैं ऑफ पेज कवर कर लूँ, मैं इस पे आता हूँ। अच्छा, ऑफ पेज की कीवर्ड, ऑन पेज एसईओ को मैंने बताया कि 80% प्लस कवर करती है, पर ऑन पेज एसईओ मैंने आपको कुछ चीजें बताई कि कीवर्ड रिसर्च होती है, ब्लॉग पोस्ट होती है, इंटरलिंकिंग होती है, कीवर्ड क्लस्टरिंग होती है, कंटेंट मैपिंग होती है और कंटेंट स्ट्रेटजी होती है। ऑफ पेज एसईओ में हमारी गेस्ट पोस्टिंग आ जाती है ज्यादातर, कि क्यों होती है ये हम देखते हैं। हमारी बैक लिंकिंग आ जाती है, बैक लिंक्स आ जाते हैं, और फॉरम पोस्टिंग आ जाती है। मेन ये चीजें चल रही हैं। फॉरम पोस्टिंग क्या होती है कि मैं एक टॉपिक को टारगेट करता हूं और उस टॉपिक के कीवर्ड्स को फाइंड करता हूं पब्लिक फोरम पे। लोग क्या करते हैं, जब लोगों को सवाल के जवाब से वो फोरम्स पे जाते हैं, कोरा, पिंटरेस्ट, मीडियम, याहू, रेडिट, इस तरह के बहुत सारे पब्लिक फोरम्स हैं जहाँ पे लोग जाके अपना सवाल लिखते हैं और नीचे लोगों को जवाब देते हैं। तो पब्लिक फोरम पे जाके हम उस तरह के कीवर्ड से रिलेटेड को ढूंढते हैं, उन कीवर्ड्स को ढूंढते हैं कि क्या किसी ने इस कीवर्ड से रिलेटेड कोई चीज सर्च की हुई है, और अपना लिखा हुआ आर्टिकल उठाते हैं, एक छोटा सा पैराग्राफ लिखते हैं, नीचे अपने आर्टिकल का लिंक डालते हैं और वहां उसके जवाब में डाल के कर देते हैं। वो जो सवाल, जिसने सवाल पुट किया होता है, वो जब उसका जवाब देखता है कि अच्छा जवाब है और नीचे उसको लिंक मिल जाता है, तो वो विजिटर उठ के कहाँ से आपकी वेबसाइट पे आ जाता है। आपने कोरा.com पब्लिश किया, जैसे कि ये कोरा है, पब्लिक फोरम है, ठीक है। अब ये देखें एक वीडियो आई हुई है, इसने हुक करने के लिए ये एटीएम वाली पिक्चर लगाई हुई है इस बंदे ने। क्या, व्हाट इज द मोस्ट हर्टफुल लास्ट वर्ड दैट एनीवन हैज एवर लेफ्ट विद यू, और इसने नीचे एक डिटेल दी हुई है, ये पूरी डिटेल लिखी हुई है इसने, और इसने शायद लिंक नहीं दिया हुआ, इसने जस्ट आंसर किया हुआ, ठीक है। और इसी तरह, अच्छा यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ फॉर एग्जांपल व्हाट इज एसईओ, व्हाट इज एसईओ, तो ये आप देख सकते हैं 1.9 के आंसर्स। विल एसईओ डाई, विल एसईओ डाई, तो यहाँ पे लोगों ने जवाब दिए हैं, ठीक है। इन जवाबात में हम लिंक्स ऐड कर देते हैं। अब जो जवाब पढ़ेगा वो लिंक पे क्लिक करेगा तो वो रूट होके कहाँ पर आएगा, आपकी वेबसाइट पे। ये ऑफ पेज एसईओ टेक्निक है, और ये जेन्युइन वे है, इसमें मतलब कोई ब्लैक हेड वाला सीन नहीं है। कोई कहता भी है कि ब्लैक हेड है, बट आप सिंपल क्या कर रहे हैं, आप ऑर्गेनिक मार्केटिंग कर रहे हैं अपने कंटेंट, तो इट्स फेयर। मतलब लोग सोशल मीडिया भी, आप सोशल मीडिया पे काम करते हैं, ठीक है। व्यूअर्स, आपको व्यूअर्स चाहिए ना, तो आपको विजिटर्स चाहिए, तो वहां से लोगों ने अपने ग्रुप्स बनाए होते हैं। जैसे मैं पहले, मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, लिमिटेड कर दिया मैंने ये चीज। मेरे पास हर वक्त जो है वो हर महीने मेरे पास ना 700-800 बच्चा लाजमी आता था, लाजमी आता था, कम से कम हर महीने 700-800 बच्चा मेरे पास व्हाट्सएप ग्रुप्स की सूरत में आता था, जिनको मैं ट्रेनिंग देता था। तो वो मैं उस साइट्स बनाकर उनको ब्लॉग वहां लगाता था, बच्चे पढ़ते भी थे, सीखते भी थे, तो मैंने चीज खत्म कर दी। अच्छा, इसी तरह ये एक टेक्निक हो गई। फिर इसी तरह गेस्ट पोस्टिंग होती है। गेस्ट पोस्टिंग में क्या होता है, ये मेरी वेबसाइट है, ये मेरी वेबसाइट है, मैं इसमें एज अ राइटर सर्विस दे रहा हूँ, फाइन। मैं क्या करता हूं, मैं कोई अपनी फील्ड से रिलेटेड या दूर दूर तक कोई मिलती जुलती वेबसाइट उठाता हूँ और उसको कहता हूँ कि यार आप अपनी वेबसाइट पे मेरा एक आर्टिकल पब्लिश कर, ठीक है। मैं उसको अपने काम से रिलेटेड एक आर्टिकल लिख के दूंगा, और उस, या ब्लॉग पोस्ट लिख के दूंगा, और उस ब्लॉग पोस्ट के अंदर मैं एक एंकर टेक्स्ट यूज करूंगा, उस टेक्स्ट के अंदर एक लिंक होगा जो मेरी वेबसाइट का होगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं क्या करता हूं, मैं ये वेबसाइट, ये वाला आर्टिकल पब्लिश करवा देता हूँ किसी भी वेबसाइट,
और ये जो लिंक है ना, इस लिंक में मैं अपनी वेबसाइट का लिंक लगा दूँ किसी भी जगह पे। if you want to learn content writing or get content writing services, you can reach out के ऊपर लिंक लगा दूंगा, वो रीच आउट पे क्लिक करेगा तो रूट होकर मेरी वेबसाइट पे आ जाएगा, या अपना नाम के साथ मेंशन कर दो। तो उसे कहते हैं गेस्ट पोस्टिंग, के किसी बड़ी वेबसाइट पे जो कि बहुत फेमस है उस रेलिवेंट टॉपिक पे, या बहुत ज्यादा विजिटर्स हैं उसके पास, तो मैं उसको उसकी वेबसाइट पे अपना एक आर्टिकल पब्लिश करूं। लोग ये बिजनेस $50 ले लिया, $100 ले लिया, अच्छी गेस्ट पोस्टिंग आपकी $200 तक भी होती है। मतलब वो $200 एक गेस्ट पोस्टिंग का चार्ज करते हैं कि आप आए $200 दें और अपना कंटेंट पोस्ट करवा दें वहां पे। उससे हमें क्या फायदा होता है, उससे वो उनकी ट्रैफिक हमारे पास रूट होके आ रही है। उर्दू पॉइंट पे लोग पब्लिश करवाते हैं, ठीक है। इस तरह एक दो और इस तरह बड़ी वेबसाइट्स हैं। वो यासिर शामी वाली कौन सी उर्दू पॉइंट है, कौन सी है, उर्दू पॉइंट ही है ना। हाँ, अब वो क्या करता है वो बंदा, गेस्ट पोस्टिंग, वो वीडियो बेस्ड गेस्ट पोस्टिंग है। जाते हैं, लोगों का इंटरव्यू करते हैं लोग, उर्दू जो उर्दू पॉइंट पे आ जाए वो कंफर्म हिट हो जाता है पाकिस्तान। क्या वजह है, उसकी फैन फॉलोइंग बहुत है, लोग बहुत उसको देखते हैं, बहुत ज्यादा उसके विजिटर्स वहां से हिट हो जाते हैं लोग। गेस्ट पोस्टिंग भी करवाते हैं उर्दू पॉइंट पे लोग, तो 50 से 60 हजार रुपए लेते हैं कम से कम वो, जो मुझे इन्फॉर्मेशन मिली थी पहले। हाँ बिजनेस है यार, इट्स बिजनेस, बिजनेस इज बिजनेस। वो एक सीजन में देख रहा था अल चैपो, वो ड्रग्स के ऊपर है, तो उसमें कहता है बिजनेस, वो अपने दुश्मनों से भी बिजनेस कर रहा है, कह रहा है बिजनेस इज बिजनेस। तो बिजनेस है भाई, वो कर रहे हैं लोग। मैंने ये लोकल लेवल पे बहुत लोग कर रहे हैं, वेबसाइट्स बना लेते हैं, उसको 2 नंबर तरीके से बड़ा हाईली रैंक कर लेते हैं, और हजार हजार रुपए में गेस्ट पोस्टिंग। आपने क्या करना है, आर्टिकल मैं लिखूं, सब कुछ मैं करूं, आपने सिर्फ उसे कॉपी पेस्ट करके अपनी वेबसाइट पर लगा के मेरे से पैसे चार्ज कर ले, दैट्स इट। आपने लिखना भी नहीं है, कुछ भी नहीं करना। अभी हम लोग एक उस पर काम कर रहे हैं प्रोजेक्ट के ऊपर, तकरीबन उसको 1 साल से ऊपर हो गया। चाइना की कंपनी है वो, तो वो हर हफ्ते हमें 50 से 60 आर्टिकल देती है तकरीबन। महीने का हमारे मिनिमम मिनिमम महीने का 200 आर्टिकल होते हैं, शॉर्ट ब्लॉग, वो शॉर्ट ब्लॉग, सारे गेस्ट पोस्टिंग के ब्लॉग है। उसमें हमें वो लिंक्स दे देते हैं कि आपने इसके ऊपर फलाना लिंक लगाना है, इसको फलाना लिंक लगाना है। वो लिंक्स कौन से, वो है अली बाबा के, जो होलसेल ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है चाइना का। प्रोडक्ट बेस्ड, हम प्रोडक्ट बेस्ड काम करते हैं। जैसे एंड्रॉइड मिनी पीसी पे रिसेंटली आया हुआ था, लाइफस्टाइल पे आया हुआ था, घरों के कर्टन्स पे, घरों के टाइल्स पे, तो 12 तरह राइटर की टीम है, तो फिर सारे काम डिवाइड कर लेते हैं। हाँ, वो फिर डिफरेंट चाइना की डिफरेंट वेबसाइट्स पे वो आर्टिकल पब्लिश हो रहे होते हैं, और वो उसके अंदर उस स्टोर का लिंक ऐड होता है। वो जो स्टोर होता है ना मेन, जिस जो प्रोडक्ट बेच रहा होता है, उसका लिंक ऐड होता है, वो क्लिक होता है, वो सीधे स्टोर पे परचेजिंग पे पहुंच जाता है, एफिलिएट लिंक। एनीवेज, तो ये ऑफ पेज एसईओ की बातें हो गई। और बैकलिंक्स क्या होता है, बैकलिंक हम किसी की वेबसाइट कहते हैं कि आप अपने किसी कंटेंट के अंदर हमारी वेबसाइट का लिंक ऐड करें। जैसे कि ये वेबसाइट थी, ये वाला कंटेंट, यूजेज ऑफ कंटेंट के अंदर मैंने एक लिंक यूज किया। अब लिंक मैंने किसका यूज किया, सर्च इंजन जनरल। अब सर्च इंजन जनरल को मुफ्त में एक बैकलिंक मिल गया, क्योंकि मैंने उसकी साइट का लिंक अपनी वेबसाइट पे यूज किया, उसे फ्री में मिल गया एक बैकलिंक। जब बैकलिंक्स मिलते हैं तो साइट की डोमेन अथॉरिटी बढ़ती है। ये डोमेन अथॉरिटी हम आगे पढ़ेंगे। यानी कि अथॉरिटी ये होता है कि अथॉरिटी किसी साइट की जितनी ज्यादा होगी, गूगल के नजदीक वो उतनी अच्छी कहलाती है, वो गूगल उसको उतना ज्यादा वैल्यू करता है उस वेबसाइट। ऑब्वियसली मेरी साइड से उसको जा रहा है ना, उसको जा रहा है ना, उसको जा रहा है। मुझे क्या फायदा हो रहा है कि मुझे एक प्रूफ मिल गया, फायदा दोनों को हो रहा है। उसको ज्यादा फायदा हो रहा है क्योंकि उसको ना चाहते हुए एक लिंक मिल गया। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल इंट्रा लिंकिंग है ना, एसईओ बताया ना, इंट्रा लिंकिंग। कंटेंट टॉपिकल अथॉरिटी का कॉन्सेप्ट आता है यहाँ पे, कि आप टॉपिक को कितनी अथॉरिटी क्रिएट करते हैं, कितनी ज्यादा उसको ऑथेंटिक शो करते हैं, उसके लिए कितना प्रैक्टिकल काम कर रहे होते हैं। जैसे मैं आपको भी एक एग्जांपल दिखाता हूँ। ये बंदा जो है ना, एसईओ किंग है, ब्रायन डेन। इसका कोर्स $1000 का है। मेरे हाथ लगा था इसका कोर्स कहीं से। सच बताऊं, मुझे समझ नहीं आया।
इंग्लिश नहीं, वो एसईओ स्ट्रेटेजी के ऊपर था। अब हम लोग जिस लेवल पे बैठे हैं हम स्ट्रेटेजी ढूंढ रहे थे, हम वैसे नहीं सीख रहे होते। वो इतना हाई लेवल कोर्स था कि वो मैंने उसको 4 दफा देखा बैठ के एक वीडियो को 1 घंटे। मुझे उसमें से 1 मिनट की भी चीज समझ नहीं। मतलब गोरे पागल हैं, वो बहुत आगे हैं हमसे, इसलिए वो हर चीज में आगे हैं। वो सही कहते हैं कि वो 100 साल हमसे आगे हैं। हमें बहुत टाइम लगेगा वहां तक पहुंचने में। मुझे कुछ समझ नहीं आई उसकी, मैंने बार बार मैं वीडियोस देखता रहा, बेटा यार कुछ तो समझ आए। उसके सब टाइटल के साथ भी देख लिया, मुझे वो क्या कर रहा था, बोला था, मुझे कुछ समझ नहीं आया। वो इतनी हाई टर्मिनोलॉजी, मुझे लग रहा है जैसे वो डॉक्टर मेरे सामने बोल रहा है बैठ के। डॉक्टर अपनी मेडिकल टर्मिनोलॉजी से बात करो तो एक लेमैन नहीं समझ सकता। तो लेकिन इज अमेजिंग। कमाल बंदा है यार ये। मैं बड़ा फैन हूँ उसका। इसके यहाँ पे ब्लॉग्स का है, जो मैंने आपको चीज दिखानी थी, ये ब्लॉग। फॉर एग्जाम्पल ये ओपन कर लेते हैं, हाउ टू रैंक गूगल फास्ट एंड। किया तो हुआ इतनी दफा। ये हर दफा अनलॉक कर पाता है, ये भी ट्रिक होती है ईमेल लेने की। कंटेंट पे क्लिक किया, उसने कहा जी ईमेल दो अगर पढ़ना तो। ईमेल चला गया, अब वो यहाँ से ईमेल मार्केटिंग स्टार्ट कर देगा। अच्छा, अब इसका तरीका देखें, इसने किया क्या हुआ। इसने सबसे पहले टेक्निक जो यूज की हुई है ना, शॉर्ट सेंटेंसेस। वो लॉन्ग पैराग्राफ पे जा ही नहीं रहा। कितने प्यार से समझा रहा हो। टुडे यू आर गोइंग टू सी वन ऑफ माय फेवरेट एसईओ स्ट्रेटजीज इन एक्शन, गेस्टोग्राफिक। इन्फोग्राफिक भी नहीं, गेस्ट पोस्ट भी नहीं, गेस्टोग्राफिक। ये खुद से टर्मिनोलॉजीज बना लेता है, और ये जो बनाता है वो चल जाती है। वो कहते हैं ना कि अमीर गंदी टी शर्ट पहन के भी चला जाए ना, तो उसका फैशन बन जाता है। गरीब ब्रांड भी पहन के चल जाता है, वो गरीब ही रहता है। ठीक है, तो ये समझ लो कि ये अमीर एसईओ है, अमीर एसईओ है, एसईओ वाला अमीर बंदा है। ये कुछ भी बोल देगा ना, लोग कहेंगे हाँ भजन है बहुत अच्छा। इसका वो हाल है। ठीक है, और ये बड़ा फायदा भी उठाता है उस चीज से। अगेन आप इसका राइटिंग स्टाइल देखें, ये जो ब्लॉग पोस्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ ना, इसको हम कहते हैं कॉन्वर्सेशनल स्टाइल ब्लॉग पोस्ट। ये इस वक्त सबसे ज्यादा एक बहुत ज्यादा चलने वाला, बहुत ज्यादा बिकने वाला स्टाइल है, और ये बहुत मुश्किल है लिखना। इसके लिए आपको बड़ी अच्छी प्रैक्टिस चाहिए। कॉन्वर्सेशनल स्टाइल ब्लॉग पोस्ट होता है कि जैसे आप मुझसे बातें कर रहे हैं। मुकालमा नहीं, मुकालमा दो लोगों के दरमियान होता है। ये वन साइडेड है कि मैं बैठ के किसी को मैं कहानी सुना रहा हूँ। जैसे कि वो क्या कह रहा है कि टुडे यू आर गोइंग टू सी वन ऑफ माय फेवरेट एसईओ स्ट्रेटजीज इन एक्शन, गेस्ट टू पोस्ट स्पेसिफिकली आई विल शो यू हाउ पेरेंट्स यूज दिस टेक्निक टू हिट गूगल्स फर्स्ट पेज फॉर अ बंच ऑफ हिज टारगेट कीवर्ड्स। लेट्स डाइव इन। गेस्टोग्राफिक मेथड। अब आप जो चीज दिखाने वाली, एक तो कॉन्वर्सेशनल स्टाइल हो गया उसका, दूसरी चीज शॉर्ट सेंटेंसेस को वो लेकर चल रहा है, तीसरी चीज आप देखें, उसने ये 3 फिक्रे लिखे, उसके बाद उसने एक इंफोग्राफिक दे दिया। उसने एक इंफोग्राफिक दे दिया, फिर उसने 2 फिक्रे लिखे, फिर उसने एक इमेज दे दिया, फिर उसने एक सेंटेंस लिखा, उसने एक रिसर्च दे दी। इसे हम कहते हैं रिसर्च बेस्ड कंटेंट। कॉन्वर्सेशनल स्टाइल है, रिसर्च बेस है, और उसने बार बार इमेजेस का यूज किया हुआ है। ये ऑन पेज एसईओ की एक बहुत ही जबरदस्त किस्म की स्ट्रेटेजी है, जो इस वक्त मौजूदा दौर में है। लेकिन इस तरह के आर्टिकल करने, मतलब आपने लिखवा लिया, अब आपने उसको सिर्फ वेबसाइट पर पब्लिश करना, 2-3 घंटे कहीं नहीं गए। बहुत टाइम लग जाता है उसको पब्लिश करने। मैंने कोशिश की थी, लेकिन मैं टाइम की वजह से नहीं कर पाया। ठीक है, अब ये अगेन उसने बात की। अब आप देखिए, इमेजेस, स्टैट्स, ब्लॉग्स, अगेन स्टैट, अगेन इमेज। आपको इमेजेस ज्यादा नजर आ रहे हैं। वो इमेजेस से क्या कर रहा है, समझा रहा है, मैसेज कन्वे कर रहा है, हेल्प कर रहा है, आपको सही से गाइड कर रहा है। अगेन ये देखिए, इन्फोग्राफिक कितना बड़ा बना दिया। ये इन्फोग्राफिक डिजाइन करने बैठे तो लाके पता जाता है बंदे को, इतना बड़ा इन्फोग्राफिक। ठीक है जी, तो ये एग्जांपल थी कि अगर मैं इसको उठा के अपनी साइट पे यूज कर लूँ तो बैकलिंक हो जाएगा, कि मैं कोई इस टॉपिक से रिलेटेड लिखूं और मैं बैकलिंकों का लिंक यूज कर लूँ, तो उसको फ्री में बैकलिंक मिल जाएगा। ठीक। अच्छा, आपने उस टाइम एक बात की थी कीवर्ड के नेबुलाइजेशन। उसमें हम एक कीवर्ड को टारगेट नहीं करते।
फॉर एग्जाम्पल मैं लिखता हूं, एक टॉपिक लिखता हूं कि फॉर एग्जाम्पल टाइप्स, व्हाट इज एसईओ एंड इट्स टाइप, एग्जाम्पल के तौर पर। अब मेरा मेन कीवर्ड क्या है, या मेरा कीवर्ड होगा एसईओ एंड इट्स टाइप्स हो सकता है, या मेरा कीवर्ड हो सकता है व्हाट इज एसईओ, ठीक है, या हो सकता है इज एसईओ एंड इट्स टाइप्स। तो फॉर एग्जांपल मेरा कीवर्ड ये है, मैंने अपनी वेबसाइट पे जब मैंने कीवर्ड इंटीग्रेट करना है तो मैं कौन सा कीवर्ड इंटीग्रेट करूंगा, व्हाट इज एसईओ, और मैं उसको रैंक भी उसी पे करवाऊंगा व्हाट इज एसईओ। इसके अलावा मैं कुछ भी लिखूं, मेरा फोकस्ड कीवर्ड ये है। फिर जब मैं ऑफ पेज एसईओ के लिखूंगा तो मैं फोकस कीवर्ड ऑफ पेज एसईओ का रखूंगा, तो कीवर्ड कैनिबलाइजेशन नहीं होगी। या मैं ऑफ पेज एसईओ का टॉपिक लिख रहा हूँ, मिसाल के तौर पे मैं ऑफ पेज एसईओ की मैंने सब हेडिंग बना दी कि मैं लिखता हूँ कि सब हेडिंग में बना रहा हूँ ऑफ पेज एसईओ इज एसेंशियल, और इसके ऊपर मैं कंटेंट लिखना शुरू कर देता हूँ। मुझे मैं कंटेंट लिखता हूँ कि यू आर नॉट गोइंग टू इग्नोर ऑफ पेज एसईओ फैक्टर्स, ऑफ पेज एसईओ फैक्टर, मैं इसको हाइपरलिंक कर देता हूँ ऑफ पेज एसईओ फैक्टर। अब ना व्हाट इज एसईओ आया, ना ऑफ पेज एसईओ आया, कीवर्ड कौन सा उठाया मैंने एंकर के तौर पे, ऑफ पेज एसईओ फैक्टर्स, और मैं यहाँ पे एक और आर्टिकल लगा देता हूँ। टॉपिक में बात करूं, यू आर नॉट गोइंग टू इग्नोर ऑफ पेज एसईओ फैक्टर्स, तो यहाँ पे मैं जनरली 100-200 अल्फाज में ऑफ पेज एसईओ की बात कर दूंगा। और अब मैं यहाँ पे एक नया आर्टिकल जनरेट कर सकता हूँ कि कैन यू इग्नोर ऑफ पेज एसईओ, या इज इट पॉसिबल टू इग्नोर ऑफ पेज एसईओ। कीवर्ड मैच हुए कहीं पे, नहीं हुए। मैंने यहाँ पे बात की यू आर नॉट गोइंग टू इग्नोर, और मैंने एक टाइटल बना लिया इज इट पॉसिबल टू इग्नोर ऑफ पेज एसईओ। तो वहां पे मैं अब किस चीज की बात करूंगा, ऑफ पेज एसईओ की, उसकी इंपॉर्टेंस, इग्नोर कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं तो किस हद तक कर सकते हैं, करेंगे तो क्या सर्कमस्टांसेस होंगे, नहीं करेंगे तो क्या सर्कमस्टांसेस होंगे, क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट क्यों नहीं है, ई कॉमर्स साइट है तो क्या कर सकते हैं, सर्विसेज साइट है तो क्या कर सकते हैं, ब्लॉग बेस्ड वेबसाइट है तो क्या कर सकते हैं, पब्लिक फोरम पे जा सकते हैं, ऑफ पेज में क्या क्या कर सकते हैं। तो एक ह्यूज किस्म का कंटेंट निकल आएगा जो इस कीवर्ड से रिलेट करा, बट कीवर्ड कैनिबलाइजेशन नहीं हो रही, कीवर्ड आपस में क्रॉस नहीं होंगे। मैं कीवर्ड को घुमा दूंगा, रूट कर दूंगा, डिट्टो कीवर्ड यूज नहीं करने कभी भी। एक कीवर्ड पे एक कंटेंट, याद रखना है, एक कीवर्ड पे एक ब्लॉग पोस्ट, 2000-4000 अल्फाज की, 2500 अल्फाज की ना। अब उसके आगे से कीवर्ड, ये अभी हम टूल पे काम करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी, आने वाले वीक्स में हम लोग सैमरस टूल है तो ये लेट आने लगे। अब मैंने बात की टाइप्स ऑफ एसईओ, टाइप्स ऑफ एसईओ में ऑन पेज एसईओ आता है, टेक्निकल एसईओ। ऑन पेज एसईओ की मैंने कुछ चीजें बताई, इसमें मुझे बताएं कौन सी चीज कंटेंट से बाहर है। जो खाली कंटेंट राइटर है ना वो आर्टिकल लिख सकते हैं, आर्टिकल्स जैसे न्यूज़पेपर आर्टिकल्स होते हैं, रिसर्च बेस्ड काम होता है, लॉन्ग फॉर्म होता है, आपने को टॉपिक उठाया तो पब्लिश लिख दिया। एसईओ बेस्ड कंटेंट होता है, उसमें हाइपर लिंकिंग आ जाती है, इंटर लिंकिंग करनी आ जाती है, कीवर्ड की प्लेसमेंट्स आ जाती हैं, उस कीवर्ड की कवरेज आ जाती है। कि मैं अगर बात कर रहा हूँ कि हाउ टू लर्न कंटेंट राइटिंग, तो मैं उसको किस तरह से कवर करूंगा, मैं मुझे उसका सर्फ एनालिसिस आना चाहिए, सर्फ एनालिसिस। एक एसईओ राइटर सर्फ एनालिसिस करता है, ये मिल जाएंगे नोट्स आपको, डोंट वरी।
ये फाइल मैं आपको दे दूंगा, अभी आप लोगों का व्हाट्सएप ग्रुप बनेगा आगे, तो स्टार्ट करेंगे तो ये सारे नोट्स गूगल डॉक की सूरत में आपको भेजेंगे। मैं एक फाइल बनाता होता हूँ, वो फाइल चलती है फिर एंड तक, उसी के अंदर सारा डाटा होता है। तो राइटर जो है वो एक सिंपल राइटर वाला दौर अब खत्म हो चुका है। एसक्यू राइटर एक टर्मिनोलॉजी भी आ गई, बेसिकली एक टर्म नई इंट्रोड्यूस हो गई, एसक्यू राइटर। जब मैं एसक्यू राइटर खुद को कहा करता था उस टाइम मुझे कहीं से सुनने में नहीं मिलता था कि यार एसक्यू कंटेंट राइटिंग था। मैं पहला इंसान हूँ जिसने पाकिस्तान में कंटेंट राइटिंग पढ़ा। मैं पायनियर यूनिवर्सिटी इसके अंदर, उससे पहले कोई भी कंटेंट राइटिंग नहीं सिखाता था, या जो सिखाता था वो सिर्फ बताता था स्लाइड्स पे, प्रैक्टिकली कोई नहीं करवाता था उसको। अभी भी उस तरह से कोई नहीं करवा रहा, क्योंकि मैं लाइव लिख के दिखाता हूँ, लोग लाइव लिख के नहीं दिखाते, लोग हेजिटेट करते हैं ऐसे। मैं लाइव रिसर्च करके दिखाता हूँ, लाइव लिख के दिखाता हूँ लेक्चर। तो वो कंटेंट राइटर, एसयू राइटर इसलिए टैग लग गया क्योंकि मैंने आपके आने से पहले भाई भी पूछ रहे थे मेरे से, महीने बता रहा था राइटर अब सिर्फ राइटर नहीं है, जो कंटेंट राइटिंग है वो आपकी ऑन पेज एसईओ की बैकबोन है, उसके बगैर आपकी ऑन पेज एसईओ नहीं हो सकती। तो इसलिए अगर आप उसमें एक्सेल करना चाहते हैं या अच्छा काम करना चाहते हैं तो आपको एसईओ के बारे में लाजमी पता होना चाहिए, आप किसी भी फील्ड से, क्योंकि हमारे पास नीश बहुत सारी है। हेल्थ है, ट्रैवल है, डीआईवाई है, इसको हम डू इट योरसेल्फ कहते हैं, फैशन है, मार्केटिंग है, एजुकेशन है। अब मैं सिर्फ अगर हेल्थ की एक चीज पकड़ लूं, हेल्थ में क्या कुछ आ जाता है। हेल्थ में हम पहले तो मेन मेन कैटेगरीज पकड़ लें, प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशंस। ये प्रॉब्लम्स हैं और सॉल्यूशन। अब प्रॉब्लम, दिमाग कहाँ तक जाएगा, कितने प्रॉब्लम्स है हेल्थ को लेकर, फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ, ये तीन ही होती है ना, चौथे तो नहीं है। बेसिकली तीन है कि आपको या जिस्मानी हेल्थ का इशू होगा, या मेंटल हेल्थ का इशू होगा, या आपको साइकोलॉजिकल इशू होगा, यही तीन कैटेगरी। अब उसमें जनाब वो शिजोफ्रेनिया तो साइकोलॉजिकल निकल गया, हड्डी टूट गई तो जिस्मानी हेल्थ आ गई, ठीक है। और क्या, ये भी आप लेट आए यहाँ पे, इससे पहले मैं ये बात बता रहा था, इसके लिए स्पेसिफिक राइटर्स होते हैं जो हेल्थ इंडस्ट्री से, डॉक्टर्स होते हैं या मेडिकल स्टूडेंट्स होते हैं, एग्जैक्टली exactly, वो करते हैं काम हेल्थ में। तो क्योंकि हेल्थ में गूगल बर्दाश्त नहीं करता, गूगल भी बड़ा इस मामले में बड़ा, क्योंकि आपके उस ब्लॉग से कोई पढ़ के उसका, क्योंकि लोग गूगल सीख रहे हैं, लोग गूगल पे जाके मसलों का हल तलाश कर रहे हैं। तो अगर आपने किसी को कोई ऐसी गलत बता दिया मसला कि अगर आपके सर में दर्द हो रहा है तो मिसाल के तौर पर जी आप सर पे केले का छिलका रख लें, ठीक है। अब वो गूगल ने अगर देखा भाई ये तो बकवास कर रहा है, वो क्या करेगा, साइट उड़ा देगा आपकी 1 मिनट से पहले, फारिग कर देगा उसको, वो इंडेक्स ही नहीं करेगा अपनी लिस्ट में, तो गलत बात कर रहा है। तो वो अब डॉक्टर को पता है कि क्या केले का छिलका रखने से वाकई सर का दर्द या माइग्रेन ठीक होता है नहीं होता, या माइग्रेन के लिए आपको नींद की जरूरत है, आप ज्यादा से ज्यादा पानी पिए, जो कि वाकई, क्योंकि मुझे माइग्रेन का मसला है, मुझे तो मैं ज्यादा से ज्यादा पानी पीता और सो जाता हूँ, मुझे और कुछ समझ नहीं आ रहा था, जब मैक्सिमम कोई एक आधी पेन किलर खा लिया बस, लेकिन वो भी काम नहीं करता, क्योर नहीं होता। ये इसका हल ये कि आप दिमाग को कंट्रोल कर लें, तो मैंने तो ये सोल्यूशन निकाला। बाद बस स्ट्रेस इतना ज्यादा होता है काम की वजह से कि वो ये बिल्कुल खिंच जाती है, होश नहीं होता अपना। तो उसका मैंने ये सोल्यूशन निकाला कि अपने आप को बस अपने जहन को कंट्रोल कर लिया जाए, कि जहन पे हावी ना होने दिया जाए तो माइग्रेन। अदरवाइज लोग माइग्रेन की गोलियां खा खा कर सोए रहते हैं, पड़े रहते हैं, होश ही नहीं होता। मैंने बड़े लोग देखे हैं, जवान जवान लोग हैं, बच्चे बच्चियां, उन्हें होश नहीं होता, माइग्रेन अटैक हुआ है, गोलियां खा कर पड़े हैं। गूगल पे सर्च किया, गूगल कहता है पानी पिए जाओ, पानी पियो बस, पानी पियो, रेस्ट करो, कंट्रोल योर ब्रेन, कंट्रोल योर स्ट्रेस, यू विल बी फाइन। वही किया आपने, अपनी फर्क पड़ता, अब तुम अरसा ही हो गया कभी एक शरीर किस्म का अटैक हुआ। तो अब वो हेल्थ लाइन में गया है, जब गूगल तेरे मतलब गूगल भी बैठा है, फारिग तो नहीं बैठा, वो लोग भी काम करते हैं बैठ के सुबह से रात। तो उसमें फिर हमें टॉपिक को रिसर्च करके देखना पड़ता है, और गूगल और एसईओ कंटेंट का तकाजा ये है। पहले कंटेंट ट्रैकिंग के लिए क्या होता था कि हम उसमें कीवर्ड उसे कहते थे, ब्रेन से निकल गया, मतलब उसमें हम क्या होता था कि फ्लफ कंटेंट कहलाता था वो,
मतलब बाद में फ्लफ कंटेंट की कैटेगरी में आ गया। उसके लिए हम उसमें ना हम जगह जगह कीवर्ड को जबरदस्ती थोप देते थे। डेंसिटी तो होती है गूगल की, वो तो 10.1 स्टफिंग, स्टफिंग, कीवर्ड स्टफिंग कहते थे उसको, कि मैंने एक कीवर्ड पे लिखना है जी व्हाट इज एसईओ, तो मैं पूरे कंटेंट में जगह जगह व्हाट इज एसईओ, व्हाट इज एसईओ, व्हाट इज एसईओ, व्हाट इज एसईओ, जगह जगह व्हाट इज एसईओ। तो गूगल के बॉट से, फिर गूगल का एक टूल वो आया था एल्गोरिथम, पांडा पांडा आया था, पांडा एल्गोरिथम आया था मेरे ख्याल से। हाँ, वो 4 मेन एल्गोरिथम है गूगल के, पांडा एल्गोरिथम उसका एक आया था, तो उसने स्टफिंग को पकड़ा कि जो स्टफ कंटेंट है ना इसको उड़ाओ। फिर उसके बाद एक और उसका आया एल्गोरिथम, उसने स्पैम लिंक स्पैमिंग को पकड़ा। मुझे एग्जैक्ट याद नहीं भी आ रहा, वो 4 थे, मतलब एक ने पहले उसको पकड़ा, स्क्रैप कंटेंट को पकड़ा, एक ने जो आप 2 नंबर लिंक्स लगाते थे साइट को रैंक करने के लिए उसको पकड़ा, एक ने कीवर्ड स्टफिंग को पकड़ा। तो अल्टीमेटली गूगल सेड यूज राइट हेल्पफुल कंटेंट, वो कंटेंट लिखें जो ऑडियंस को हेल्प करे। आप उसको हेल्प करेंगे तो हम एज अ राइटर लोगों की हेल्प करते हैं, लोगों को हेल्प करते हैं कि बेस्ट लैपटॉप यू कैन बाय इन 2023। आप कौन से बेहतरीन लैपटॉप खरीद सकते हैं 50,000 रुपए के बजट के अंदर रहते हुए, तो हम रिसर्च करके उसको बेस्ट लैपटॉप बता देते हैं। आप बेस्ट वायरलेस माइक्रोफोन कौन सा आपके लिए बेहतर है $10 के अंदर या $100 के अंदर, तो हम लोगों की हेल्प कर रहे होते हैं। तो राइटिंग करके पैसे कमाना ये एक बहुत बड़ा आर्ट है। मतलब इसमें आपके पास इतनी ऑप्शंस हैं, इतनी ऑप्शंस हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। आप ना जाए हर फील्ड में, आप जिस चीज में आपको लिखना, ठीक है। तो राइटर लीड्स टू ब्लॉगिंग, यहाँ पे मैं इसको आगे लेके चलता हूँ। आपको कैनिबलाइजेशन वाला पॉइंट क्लियर हो गया था, ठीक है। आगे हम चलते हैं, राइटिंग के एंड क्या है। राइटर एसईओ की तरह, बेसिकली कंटेंट राइटर ऑन पेज एसईओ एक्सपर्ट कहलाता है। ये ऑन पेज एसईओ का ही बंदा होता है, बट उसमें एक सेपरेट पोर्शन हमने उठा लिया, मैंने उस दौर में उठा लिया कि राइटिंग इस पर कोई काम नहीं कर रहा। जैसे मैंने बताया ना कीवर्ड गैप, मार्केट गैप, तो मार्केट में गैप था, कोई काम नहीं कर रहा था। कोविड से पहले मैं पढ़ाता था, ऐसे गिनती के बच्चे पढ़ा लिए बस, थोड़े थोड़े, कोई आ गया रेफरेंस बेस पे, या थोड़ी बहुत एड्स चला के पढ़ा लिया। उस टाइम फेसबुक एड्स का भी इतना ज्यादा बूम नहीं था। कोविड में बहुत बूम आ गया, फिर कोविड में लोग बेरोजगार हुए, कोविड में लोगों की नौकरियां गई, और मेरे पास कोविड में सर खुजाने के लिए टाइम नहीं होता था। मैं शहरी के बाद मुश्किल से 7-8 बजे सोता था रोजों में, और 2 घंटे 3 घंटे बाद फिर उठ के बैठ जाता था। इतना काम होता था, इतना काम होता था। और मुझे अच्छी तरह याद है, उस वो ईद थी, कोविड 2020 की मैं बात कर रहा हूँ, ईद थी, और मुझे शदीद किस्म का फीवर हुआ था, और मुझे नहीं पता था कि मुझे कोविड ने घेर लिया। मैं बड़ा काम कर रहा हूँ, एकदम मेरा जिस्म जो है ना वो कांपना शुरू हो गया, और एकदम से मेरी हालत खराब। मैंने 2 पैराडोल खा ली, तीसरी भी खा ली गुस्से में आके। क्लाइंट को काम देना, काम करके उसको जल्दी से भेजा। उसके बाद में बिस्तर, ना ईद नमाज पढ़ने गया, ना होश, 14 दिन कमरे में बंद, कोई काम नहीं। तो वर्कलोड इतना ज्यादा उन दिनों में था हमारे को। ट्रेनिंग पे ऐसे बूम चढ़ा था कोविड में, लोग ऐसे, बेरोजगारी थी, हर बंदा कहता था कि ऑनलाइन सीखो पैसे कमाओ, ऑनलाइन सीखो पैसे। मैं उस टाइम भी 4 इंस्टीट्यूट में पढ़ा रहा था एक टाइम, शाम से लेकर रात तक, शहरी तक मेरी क्लासेस चलती थी, प्राइवेट क्लासेस अलग चलती थी। काम का वर्कलोड इतना होता था, क्योंकि गोरा एकदम, गोरा तो सोचता और शुरू हो जाता, गोरा एकदम तो शिफ्ट हो गया। उसने कहा बिजनेस को डिजिटल करो जल्दी से, वेबसाइट बनाओ जी, वेबसाइट बनाना शुरू हो रही है जी, कंटेंट लिखो, कंटेंट ब्लॉग लिखो, ये करो वो करो। तो वर्कलोड बहुत ज्यादा, वो फिर वहां से वो शिफ्ट, गियर गियर शिफ्ट होता गया। कंटेंट एसईओ, एसईओ के अंदर आगे एसईओ राइटिंग, कीवर्ड रिसर्च ग्रो करती गई। तो उस टाइम से ना बहुत ज्यादा चीजों में शिफ्ट आया। फ्यूचर इज एसईओ, लिख लो, रिकॉर्ड हो रहा है लेक्चर। क्यों? आईटी का फ्यूचर है तो एसईओ का फ्यूचर है। अब इस वक्त क्या हो रहा है, राइटिंग को का काम काफी हद तक आसान कर दिया एआई टूल्स ने, लेकिन गूगल की राइटिंग की डिमांड भी हाई।
जैसे कि मैंने अभी पहले बताया कि रिसर्च बेस्ड कंटेंट, आप गूगल चैट जीपीटी है, फ्री है, कुछ भी लिखो वो आपको दे देगा, अपनी बायोग्राफी लिखवा लो, कुछ भी लिखवा लो, सो कीवर्ड दे दो, वो लिख देगा। कीवर्ड कहाँ से आएंगे? कीवर्ड तो बंदा ही हंट करेगा, कीवर्ड टूल नहीं हंट करके दे सकता। कीवर्ड पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फ्लॉप है अभी तक। कीवर्ड रिसर्च पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फ्लॉप है। वो आपके कीवर्ड से फर्दर कीवर्ड्स तो निकाल सकती है, लेकिन अभी तक कोई टूल ऐसा नहीं पैदा हुआ कि जो आपको ये बता दे कि आप कम टाइम में कीवर्ड कैसे निकाल सकते हैं। उसके लिए और प्रैक्टिस, कोई ऐसा टूल नहीं है कि आप डाले हो गया है कि बस छोड़ो ये कीवर्ड उठा लो और फिर रैंकिंग कर दो, नो, सवाल ही नहीं। हाँ, अलबत्ता राइटिंग के लिए टूल्स आ गए, उसमें भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं, देखने पड़ते हैं। जैसे अब तक का मेरा जो सबसे अच्छा टूल है वो जैस्पर रहा है। जैस्पर ने भी, जारविस होता था पहले, अब जैस्पर भी कन्वर्ट हो गया, तो बहुत अच्छा कंटेंट है। बट टूल्स भी आपको जेनेरिक कंटेंट लिख देते हैं, रिसर्च बेस्ड कंटेंट नहीं होता। वो इंडेक्स डाटा को फेच करता है और वो एआई की बेस पे जितना भी डाटा मौजूद होता है उसको रिफ्रेश करता है, अगेन रिफ्रेश करता है, और उसमें कुछ एडिशंस करता है, और उसको इतना रिफाइन कर देता है कि टू कंटेंट अच्छा हो जाता है। उस पे भी वो थोड़ा लिखेगा, क्योंकि डाटा है ही नहीं, वो कहाँ से लेकर आएगा? तो यही तो बात है सारी, कुछ नहीं कर सकता ना, यही तो बता रहा हूँ। जो टूल है, इट्स जस्ट योर राइटिंग असिस्टेंट, और कुछ भी नहीं है वो आपका एक हेल्पर है। जैसे आपने एक प्रोजेक्ट करना, आपने कहा छोटे जरा काम तो करिए फलाना फलाना, वो छोटे ने काम किया, वो छोटे के काम को आपने चेक किया, उसमें अच्छा ये हटा दो, ये लगा दो, ये हटा दो, ये लगा दो, वो ये हटा दो लगा दो वाला काम ह्यूमन ब्रेन कर सकता है, वो टूल नहीं कर सकता। उसको फिर हम क्या करते हैं, हम उसको रीड आउट करते हैं। मैं आपको एक कंटेंट दिखाता हूँ, मैंने प्रैक्टिस के तौर पे लिखी है। वो मैंने पूरा कॉपी पेस्ट किया हुआ है। ये मैंने पब्लिश नहीं किया, अभी मैं दिखाता हूँ आपको। ये एक्सपेरिमेंट हम लोग करते रहते थे, ये मैंने एक्सपेरिमेंट के तौर पे किया था। पता नहीं अवेलेबल है नहीं है। हाँ, ये देखिए, ये टूल आया था $1 में 15,000 अल्फाज। $1 में आप 15,000 अल्फाज इससे लिख सकते हैं। मैंने इसको टेस्ट लगाया, तो मैंने इसको एग्जाम्पल कहा कि जी व्हाट इज कंटेंट राइटिंग जॉब्स। अब एक्चुअली में होना चाहिए व्हाट आर कंटेंट राइटिंग जॉब्स, लेकिन गूगल में वो सर्च कर रहा है यूजर कि व्हाट इज कंटेंट राइटिंग जॉब्स, तो मैंने उसको उठाया, मैंने उसको ग्रामर को नहीं छेड़ा। कीवर्ड में ग्रामर नहीं छेड़ा, कीवर्ड में अगर ग्रामर खराब है तो आप उसको नहीं छेड़ेंगे, क्योंकि यूजर उस तरह सर्च कर रहा है ना। यूजर सर्च कर रहा है व्हाट इज कंटेंट राइटिंग जॉब्स, तो हम उसको व्हाट इज ही लिखेंगे, हम इसको आर नहीं करेंगे, क्योंकि गूगल के डाटा में कौन सा पंच हुआ है, व्हाट इज कंटेंट राइटिंग जॉब्स, बट आर नहीं हुआ हुआ। वहां पे फॉरेन से इंग्लिश का प्रोफेसर नहीं बन जाना एकदम देखने के लिए। एक कीवर्ड रिसर्चर ही रहना है कि सर्च क्या हो रहा है, सर्च हो रहा है व्हाट इज कंटेंट राइटिंग जॉब। अब ये से है व्हाट इज कंटेंट राइटिंग एग्जांपल्स, अगेन मिस्टेक, बट सर्च क्या हो रहा है, व्हाट इज कंटेंट राइटिंग, सर्च ही हो रहा है गूगल पे, मैंने तो वही उठाना है। बिल्कुल करेगा, लेकिन कीवर्ड उस होता पता क्या है, मैं आपको बताता हूँ। ये हम गए गूगल पे, मैंने यहाँ जाके लिखा व्हाट इज कंटेंट राइटिंग। अब मैंने लिखा व्हाट इज कंटेंट राइटिंग, नीचे आपको सजेशंस लिखी हुई नजर आ रही है। गूगल क्या करता है, जब उस पर कीवर्ड सर्च होता है तो उससे रिलेटेड वो बहुत सारे कीवर्ड्स उससे रेलिवेंट उठा के अपनी लिस्ट में, अपनी लाइब्रेरी में ऐड कर देता है। और ये डेली बेसिस पे करोड़ों कीवर्ड्स ऐड हो रहे होते हैं, लाखों भी नहीं, करोड़ों। तो बहुत सारे लोग डेली सर्च कर रहे होते हैं, तो गूगल ने अपनी लाइब्रेरी में ऐड कर, तो अब वो कीवर्ड बन गया, तो वो उसके ऊपर ही रैंकिंग के ऊपर लेके आएगा। नॉर्मली हम लोग ऐसे कीवर्ड नहीं उठाते जिसमें ग्रामर मिस्टेक है, बट आ जाते हैं। जैसे कि मैंने बताया था, हाउ मच बनाना
8 month old baby। अब वो आ रही वहां पे क्या आता है, बट कीवर्ड इज हाउ मच बनाना। तो डी रैंक कर दिया उसने, उस बंदे ने वेबसाइट भेज दी पाकिस्तान। ये देखो, हाउ मच बनाना कैन 8 month old baby eat। ये जब तक मैंने इस पे लिखा था और हम इस पे काम कर रहे थे इस वेबसाइट पे, तो ये चौथे नंबर पे आ रही थी। अब ये पहले पेज पे भी नहीं है वेबसाइट। उस बंदे ने किसी कराची के 2 लोग हैं उनको बेची है, उन्होंने वो कबाड़ा किया ना उस वेबसाइट का, उसने तो साइट फ्लिप कर दी, पैसे कमा लिए। वो 4 महीने में हमने वेबसाइट रैंक कर दी थी। कंटेंट उसका मैंने लिखा था, विद इन 4 मंथ साइट रैंक हो गई, पैसे आना शुरू हो गए। उसने बेच दी किसी पाकिस्तानी को, उसने वो कबाड़ा किया उस वेबसाइट का। ये वेबसाइट बाय बेस्ट स्क्रॉलर, ये मोहतरमा है जिन्होंने खरीदी है, और इन्होंने सही कबाड़ा कर दिया वेबसाइट का। मजा नहीं आया। पहले इमेज क्वालिटी बड़ी अच्छी होती थी, साइट की लुक भी बड़ी अच्छी होती थी। अभी उन्होंने ये 2 लोग हैं शायद जहाँ तक और एक और ये मोहतरमा है, ये 2 मिलके इसमें काम करें, लेकिन मजा नहीं आया। लेकिन साइट रैंक है नो डाउट, बट पहले ये वो चौथे नंबर पर रैंक, चौथे पे तीसरे पे, पहले पेज पे ही नहीं है वो, तीसरे चौथे पे है। रैंकिंग होती है कि आपकी वेबसाइट यहाँ इस जगह पे फॉल कर रही है, अभी तक नहीं आ रहा। इसकी साइट की ट्रैफिक डाउन हुई है। मैंने उस दिन बैठ के उसको चेक किया था। मैंने एक साइट नहीं बनानी थी, तो मैंने सोचा इसी के कीवर्ड उठा लेता हूँ। ये भी होता है, इसमें भी होता है। हाँ ना, हाई क्यों था, लो था। मतलब एक टाइम मेरे पास आया, उसने कहा कि जी फलां चीज के ऊपर काम कर दो, ठीक है। तो मुझे अब नई वेबसाइट खड़ी करनी है अपने लिए, तो मैं ये कर सकता हूँ, मैं उसकी कीवर्ड उठा लूँ, उसको क्या पता, कीवर्ड तो बड़ा है मेरे पास। मैं उसी की वेबसाइट के कीवर्ड को उठा के काम करना शुरू कर दूँ, अगर उसको लो लो कंपेटिटिव। अच्छा, तो ये बात होती है रिसर्च बेस्ड कंटेंट की। तो मैंने यहाँ पे लिखा जी व्हाट इज कंटेंट या हाउ टू राइट एसईओ कंटेंट, मैं इसको उठा लेता हूँ। इसने मुझे ये कंटेंट लिख के दे दिया पूरा विद सब हेडिंग्स। ये आप देख सकते हैं राइट साइड पे उसने आउटलाइन भी दी है। अब यहाँ पे कहीं पे आपको कोई रिसर्च नजर आ रही है? सिंपल कंटेंट। तो अब ये चीज नहीं चलती। अब मैंने इस टूल से उठाया, मैं इसको चेक करूंगा, इसके फैक्ट्स एंड फिगर्स चेक करूंगा गूगल पे जाके, कि क्या ये जो बात कर रहा है, क्या बात कर रहा है जी ये, कह रहा है यूज कीवर्ड कंसिस्टेंटली। क्या कह रहा है जी, व्हेन राइटिंग कंटेंट फॉर वेबसाइट ट्राई टू यूज एज मेनी कीवर्ड्स एज पॉसिबल। ये लाइन ही गलत, एज मेनी कीवर्ड्स एज पॉसिबल, ये डुअल मीनिंग अल्फाज है। दो दो मतलब दो वाली बात की है इसने। ट्राई टू यूज एज मेनी कीवर्ड्स एज पॉसिबल। ठीक है, यहाँ पे हो सकता था ट्राई टू यूज मोर रेलिवेंट कीवर्ड्स। रेलिवेंट कीवर्ड्स, रेलिवेंसी वाली बात आ जाती है कि अगर मैं बात कर रहा हूँ पाकिस्तान पे, तो रेलिवेंसी क्या होगी, हिस्टोरिकल प्लेसेस, कल्चर। मैं बार बार पाकिस्तान, कीवर्ड पाकिस्तान, रेलिवेंसी वाला काम कर रहा हूँ, ठीक है, पहले लाइन ही करूँ। दिस विल हेल्प योर कंटेंट टू बी मोर रेलिवेंट एंड स्टे ऑन द लॉन्ग टर्म। ये ठीक है, बट यहाँ पर रेलिवेंट कीवर्ड है, और फिर रेलिवेंसी के ऊपर मैं कुछ स्टैट या कुछ रिसर्च यहाँ पे अटैच करूंगा कि देखो भी जितने रेलिवेंट कीवर्ड अटैच करोगे उतना फायदा होगा। तो अब वो रिसर्च बेस्ड कंटेंट, हेल्पफुल कंटेंट आ जाता है। ठीक है जी। तो ये हम इसमें राइटिंग से रिलेटेड, ये एसईओ से रिलेटेड, कीवर्ड से रिलेटेड, ये सारी चीजें इसके अंदर हम डिटेल में कवर करेंगे, और एंड पे हम फाइनल पे भी काम करेंगे। उसके लिए मुझे आप में से किसी एक का अकाउंट चाहिए होता, अगर अकाउंट नहीं बना हुआ तो, क्योंकि वो मैं अपना तो बना नहीं सकता बार बार, मेरा बना है। तो ये होता है कि वो किसी एक स्टूडेंट की हमें हेल्प चाहिए होती है जो अपनी डिटेल्स शेयर करे, वो फिर हम यहीं पे लाइव अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं उसका।
अगर कोई नहीं देता तो फिर मैं उसको रिकॉर्डिंग्स प्रोवाइड कर देता हूँ, क्योंकि मैं बार बार नहीं बना सकता, मेरा बना हुआ जी। रिसर्च, गूगल से, नो स्पेसिफिक वेबसाइट, नो स्पेसिफिक, ब्रेन स्टॉर्मिंग करके, कीवर्ड रिसर्च करके। फॉर एग्जांपल मैं अगर यहाँ पे लिखता हूँ अभी इज पैराग्लाइडिंग सेफ, मैं लिख रहा हूँ, तो मैं इसके आगे क्लिक करूंगा और ये देखिए यहाँ पे मेरे पास बहुत सारे फर्दर कीवर्ड्स आ रहे हैं। अब मुझे फाइंड क्या करना है कि क्या पैराग्लाइडिंग सेफ है, सेफ है तो कैसे है, नहीं है तो कैसे है। तो अब उससे रिलेटेड मैं यहाँ पे डिफरेंट वेबसाइट्स देखूंगा, उसको पढ़ूंगा कि ये क्या बात कर रहे हैं, पढ़ता जाऊंगा और उसको कूल बनाता जाऊंगा उसको। कॉमन फैक्टर्स, अनकॉमन फैक्टर्स, सबके कॉमन फैक्टर्स, पहली 5 वेबसाइट, 6 या 7 वेबसाइट्स के, और सबके अनकॉमन फैक्टर, फिर उनको मर्ज करके एक नया कंटेंट जनरेट हो जाए। फिर यहाँ पे हम कंपैरेटिव एनालिसिस करते हैं। इस कीवर्ड के ऊपर टॉप वेबसाइट्स ने 1000 लफ्ज का कंटेंट लिखा हुआ है, हम 1000 का लिखेंगे, हम 1500 का लिखेंगे, मैंडेटरी है भाई। जब गूगल के पास 1000 वाला मौजूद है तो वो आपका 900 वाला क्यों ऊपर लेकर आएगा। आपने उसको पहले से ज्यादा हेल्पफुल कंटेंट दिया, ज्यादा ज्यादा ब्रीफ, ज्यादा ब्रीफ होना चाहिए, हेल्पफुल तो हो, क्योंकि उसके पास तो ऑलरेडी 1000 वाला अवेलेबल है, वो आपके कंटेंट को प्रेफर। ज्यादा कंटेंट होगा तो उसमें ज्यादा मोर कंटेंट होगा तो मोर रेलिवेंट कीवर्ड्स होंगे। इसको, जिनको हम कहते हैं एलएसआई, लेटेंट सिमेंटिक इंडेक्सिंग, एलएसआई, ज्यादा एलएसआई होंगे। ये पढ़ेंगे आगे, हम करेंगे, इसकी रिसर्च भी करेंगे। हम्म, 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 नहीं नहीं, अगर आपने ऐसा टॉपिक उठाया कि जिसपे कोई कंटेंट है ही नहीं, कुछ नहीं लिखा हुआ जिसके ऊपर, उसके लिए 1000 बहुत। हाँ, मिनिमम एसईओ कंटेंट का जो मिनिमम क्राइटेरिया है वो है 750 अल्फाज मिनिमम। अगर आपने एक एसईओ कंटेंट लिखना है तो मिनिमम 750 अल्फाज होने चाहिए। बट मैं इसको 1000 कंसिडर करता हूँ, क्योंकि वो हम सीखेंगे ना, वो हम करेंगे। हम कीवर्ड रिसर्च करेंगे, कीवर्ड रिसर्च में मैं आपको बता देता हूँ हम क्या क्या करेंगे। कीवर्ड रिसर्च के अंदर एक मैसेज आया हुआ जी, देख लें क्या है। बस बात क्या हो रही है, आप फाइवर के अकाउंट पे आ गए हैं। कीवर्ड रिसर्च के अंदर हम मैनुअल रिसर्च सीखेंगे, मैनुअल कीवर्ड रिसर्च, टूल बेस्ड कीवर्ड रिसर्च, कंपेटिटर एनालिसिस, और इन सबसे पहले हम इसके अंदर एक चीज और ऐड करेंगे, नीश रिसर्च। कि आप अगर अपना ब्लॉग बनाना चाहते हैं तो आप किस तरह के नीश चूज कर सकते हैं, और नीश चूज करते हुए आप क्या चीजें मद्देनजर रखें। कीवर्ड रिसर्च है, कंपैरेटर एनालिसिस है, इसमें केडी, जिसको हम कीवर्ड डिफिकल्टी कहते हैं, कि कौन सा कीवर्ड रैंक होने में कितना डिफिकल्ट, उसको डिस्कस करेंगे। डोमेन अथॉरिटी, डीए इसको हम कहते हैं, वो हम डिस्कस करेंगे कि डोमेन अथॉरिटी कितनी होनी चाहिए, कैसे चेक की जाती है। और कंटेंट एनालिसिस करेंगे कि अगर हम इस कीवर्ड पे लिखना चाहते हैं तो हमें क्या क्या चीजों को मद्देनजर रखना है। वो सारा हम प्रैक्टिकल में आपको करके दिखाऊंगा। कुछ एक्सटेंशन इंस्टॉल करेंगे, वो एक्सटेंशंस देखेंगे, वो सारी चीजें इसके अंदर शामिल होंगी। और बात हो रही थी कि एसईओ राइटिंग तो करते हैं, तो लीड्स टू आगे फ्यूचर क्या होता है, या तो आप सर्विस देते रहे, आप सर्विसेज पे चलते रहे, बट साथ में जो राइटर का फ्यूचर है वो ब्लॉगिंग।
वो क्या करता है, वो एक नीश पिक करता है। तो इसी तरह मैंने कोर्स इस तरह से डिजाइन किया हुआ है। ये कोर्स सिर्फ राइटिंग का नहीं है, समझिए इसमें आपको तकरीबन 90% ब्लॉग, ये समझिए कि ये आपका ब्लॉगिंग का कोर्स। इसमें आप अपनी ब्लॉग साइट बना सकते हैं। इसमें सिर्फ वेब डेवलपमेंट शामिल नहीं होगा। ब्लॉगिंग की वेबसाइट को बनाना इतना मुश्किल नहीं होता, सिंपल आप यूट्यूब से देख के भी बना सकते हैं। तो आजकल बाय करते हैं थीम लगाने को, थीम फ्री में बहुत सारी मिल जाती है, तो बहुत बड़ी रॉकेट साइंस। कीवर्ड सर्च इसमें शामिल है, कंटेंट इसमें शामिल है, कंटेंट मैपिंग शामिल है, कीवर्ड क्लस्टरिंग शामिल, ब्लॉगिंग की तकरीबन तमाम चीजें इसके अंदर शामिल है। सिर्फ नाम का है कंटेंट राइटिंग का कोर्स। तो ब्लॉगिंग में क्या होता है कि हम एक वेबसाइट बनाते हैं, एक टॉपिक चूज करते हैं, उस टॉपिक के ऊपर हम कीवर्ड्स लिखते हैं, निकालते हैं, और उसके ऊपर कंटेंट लिखते हैं, कंटेंट डालते हैं। और अगर मैं हाउ मच इजोइक पे फॉर 100 व्यूज, तो ईजो एक एड चैनल है। जैसे कि किसी वेबसाइट को आप ओपन करते हैं तो वहां पर हमारे पास एड्स आ रही होती हैं। वो एड्स क्यों आ रही होती हैं? ये ऐसे होता है कि जैसे एक न्यूज़पेपर है जो बहुत ज्यादा फेमस हो गया है, लोग उस पर क्यों एड्स चलवाते हैं? ताकि वो ज्यादा लोग की अप्रोच में है, ज्यादा लोग, ज्यादा व्यूज उसको मिले। तो इसी तरह जब आप अच्छे कीवर्ड निकालते हैं, लोग उस पर आते हैं, विजिटर्स आते हैं, तो गूगल उस वेबसाइट पे एड्स रन करवाता है। ये पूरा एक बिजनेस है, एड नेटवर्क्स होते हैं। तो उस तरह गूगल का एडसेंस के नाम से है, ठीक है, एडसेंस। ईजो एक प्राइवेट है, ये एडसेंस से ज्यादा पे करता है, 12 से 18 डॉलर पर 1000 व्यूज। यानी कि अगर आपकी वेबसाइट पे डेली के 1000 व्यूज आते हैं तो वो आपको 12 से 18 ऑन एवरेज $15 डेली का देगा। कितने होगा महीने के? $15 के हिसाब से 150, $450, $450 कितने बनते हैं पाकिस्तानी? 252 का था कल रात, नीचे आ गया, कल ही पेमेंट किया मैंने। $450 बढ़ गया, 8 रुपए बढ़ गया रात रात में। 1,17,000, ऊपर वाले 17 उड़ा दो, लाख रुपए। तो ये फ्यूचर होता है। अब ये लाख आपके पैसे भी इनकम है, जो कि आपने एक ब्लॉग्स बना के उसको डाल दिया, अब वो रेवेन्यू आना स्टार्ट हो गया, अब आप उसको एंजॉय कर रहे हैं। और ये $400 की वेबसाइट, 400, 300, 100, 4000 जितने भी दे रही है, वेबसाइट हमारी 30x पे सेल होती है, 30 मल्टीपल पे सेल होती है हमारी वेबसाइट। अगर आपकी वेबसाइट आपको $1000 कमा के दे रही है तो वो $30,000 की सेल होती है, विच इज ह्यूज। तो लोग ये बिजनेस करते हैं साइड। ऐसे बहुत सारे लोग मुल्तान में भी हैं, तो छोटी छोटी वेबसाइट्स बना के सेल कर देते हैं, इजीली सेल हो जाती है। 10 वेबसाइट बनाई, $100 हुआ, भेज दी, $100 पे आई 10 वेबसाइट, 1000, ठीक है, तो वो $30,000 आ गया। अब वो एक बंदे के लिए $100 की वेबसाइट है, 30 को खरीद लेगा, $300, उसके लिए 300 है, लेकिन उसके पास ऐसी 10 वेबसाइट्स हैं तो $300 की है। वो छोटे छोटे क्लाइंट्स को टारगेट करते हैं, यार जो न्यू काम आएंगे विद इन लाइक। तो जब वो उसको सेल करता है तो वो 30 लाख इकट्ठे कर लेता है। ये भी स्मार्ट गेम होती है। तो उसमें फिर हम ब्लॉगिंग में अल्टीमेटली कंटेंट और वो सारी चीजें। अब ब्लॉगिंग आसान इसलिए हो गई है, आसान नहीं टफ हो गई है। टफ इस तरह से हो गई है कि बहुत ज्यादा ब्लॉगर्स इस पे काम कर रहे हैं। और आसान ऐसे हो गई है कि हमारे पास टूल्स आ गए हैं, हमारे पास राइटिंग सेंस हो तो हम टूल्स का यूज करते हुए अच्छा काम कर सकते हैं। और प्लस पॉइंट ये है कि वो लोग जो सिर्फ टूल पे लिखना जानते हैं, और वो लोग जिसको रिसर्च, जो रिसर्च बेस्ड कंटेंट लिखना चाहते हैं, जो रिसर्च बेस्ड कंटेंट लिखना जानता है ना, वो किंग है कंटेंट। वो टूल सारी क्लस्टरिंग कर रहा होता है।
वो रिसर्च करके निकाल रहे कि कितने परसेंट लोग हैं जिनको माइग्रेन का प्रॉब्लम है, कितने परसेंट लोग हैं जो इंटरनेशनल ट्रैवल करना चाहते हैं। वो स्टैट्स वाली गेम है ना, वो मैं आपको सिखाऊंगा कि स्टैट्स सर्च करके स्टैट्स इंटीग्रेट करने हैं बीच में। गूगल बड़ा प्यार करता है उस कंटेंट से जो जिसमें स्टैट्स हो, तो इसमें थोड़ी बहुत कॉपी हो जाती है, थोड़ी बहुत कॉपी हो जाती है। नहीं, वो प्लेजरिज्म का एक रेशियो होती है, 5-7% तक प्लेजरिज्म एक्सेप्टेबल होती है। क्योंकि अब रिसर्च है ना, उसको तो आप कॉपी कर रहे हैं ना। किसी ने अगर, अब जैसे नील पटेल है, ये पता नहीं, आपको पता नहीं, पता नहीं पटेल का नील, हाँ गंजा नील पटेल, इंडिया का जो है एसईओ नील पटेल। अब नील पटेल क्या करता है, ऊबर सजेस्ट का टूल भी है अपना, ये कॉपी पेस्टिंग भी यूज करता है अपने कंटेंट में। खैर इसको पूछने वाला कोई नहीं है, बिकॉज ये देसी 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 ब्रांड बन चुका है एसईओ का। और फॉर एग्जांपल ये देख लेते हैं, ये भी ब्राइन के स्टाइल को ज्यादा कॉपी करने की कोशिश करता है। अच्छा, इसमें और ये बहुत स्टैट्स यूज करता है, बहुत ज्यादा स्टैट्स यूज करता है बंदा। अच्छा, यहाँ पे इसमें लाइक ये देखें क्या कह रहे जी, 2% said they would not test our AI tools and the main reason was they felt that the quality of AI tool is not up to their standard. 2% said that। अभी 2% इसने कहाँ से उठाया, ये इसमें कोई बातचीत की हुई है यहाँ पे 2% की, ये रिसर्च इसने ऐड की हुई है कोई ना कोई। खैर ये अपनी वेबसाइट के लिए करता है, क्योंकि इसका मोनेटाइज तो नहीं है इसका अपना ब्लॉग, ये अपनी एड नेटवर्क चलाता है सारे के सारे। ये इसके प्राइवेट ब्लॉग है। तो ये अक्सर कंटेंट में ना सिंपल कॉपी पेस्ट भी कर रहा होता है कि फॉर एग्जांपल इन एन इंटरव्यू an expert marketer said that in an interview and with Times News an expert marketer said that, उसको कोटेशन के तौर पे मार्क इन्वर्टेड तो सेइंग ऐड कर दिया। तो वो अब डेफिनेटली उसने जो बात की वो कॉपी पेस्ट आपने इन्वर्टेड कॉमा में डाल दी, डेफिनेटली प्लेजरिज्म में ही आएगा कॉपी पेस्ट और, बट ना चलता है। और जहां तक हम रिसर्च की बात करते हैं तो उसको हम थोड़ा सा मोल्ड कर लेते हैं सेंटेंस। हम सिर्फ परसेंटेज वाले पॉइंट को सेम रहने देते हैं कि इतने परसेंट है, बाकी हम चीजें थोड़ी सी मोल्ड कर लेते हैं। सिनोनिम कर लिया या सेंटेंस को रिफ्रेज कर दिया। नहीं, वो कोड वाला चलता नहीं है ना, कोड वाला चलता नहीं है। वो अब आपने अगर साइड पे 500 आर्टिकल डाल दिए, सब में 3-3-4 कोड्स का प्लेजरिज्म डाल दिया, फायदा। हालांकि 2-3%, 4-5%, 7% तक प्लेजरिज्म एक्सेप्टेबल है, लेकिन मैं जो लिखता हूँ मैं उसको 0% पे लिखता हूँ कि कोई अगले को मौका ही ना दो, किसी किस्म मौका ही क्यों दें हम उसको, क्योंकि वो 2-2, 3-3 करते करते जब 500, 600, 1000 आर्टिकल होंगे तो कितना सारा प्लेजरिज्म कंटेंट आ जाएगा, हम मौका ही क्यों दें उसको। प्लेजरिज्म आता है कीवर्ड्स, एक कीवर्ड आप यूज कर रहे हो, वही कीवर्ड 10 लोग और यूज करें, प्लेजरिज्म तो वहां पे भी आ गया, कीवर्ड सेम है। सब हेडिंग भी अक्सर औकात सेम होती है, जब अभी हम डाटा सेट के अंदर करेंगे तो सब हेडिंग सेम होगी। तो ये तो पार्ट ऑफ द गेम। स्टार्ट हम करेंगे नीश रिसर्च से इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। तो आउटलाइन एक दफा मैं समराइज कर देता हूँ। स्टार्ट हम करेंगे अपना नीश रिसर्च से कि नीश क्या होती है, कैसे सर्च की जा रही होती है। फिर हम उस नीश के अंदर कीवर्ड रिसर्च कैसे होती है उसको डिस्कस करेंगे, उसको मैनुअली भी देखेंगे, टूल के जरिए भी देखेंगे। उसके अंदर कंपैरेटर एनालिसिस कैसे किया जाता है कि जिस कीवर्ड पे मैं काम करना चाह रहा हूँ उस पे कंपटीशन कितना होगा हमारा, कितना है, उस कंपटीशन को गेज कैसे करना है, हमने किन किन चीजों को मद्देनजर रखना है वो देखेंगे। केडी हो गया, डोमेन अथॉरिटी हो गया, कीवर्ड डिफिकल्टी कितनी होनी चाहिए। फिर हम इसमें इंटर ब्लॉग पोस्ट की तरफ जाएंगे, बल्कि ब्लॉग पोस्ट की तरफ हम बाद में जाएंगे, पहले हम कीवर्ड क्लस्टरिंग को कवर करेंगे। कीवर्ड जब रिसर्च करते हैं तो हम कीवर्ड क्लस्टर बनाते हैं कि मैंने अगर एक टॉपिक लिखना है तो उसके अंदर मैं किन किन कीवर्ड्स को कवर कर सकता हूँ, रिलेटेड रेलिवेंट कीवर्ड, और उसमें से किसी एक कीवर्ड का मैं अगला कंटेंट बना के उसका अलग पैराग्राफ बना सकता हूँ। फिर उसमें से एक कीवर्ड निकाल के उसका अगला कंटेंट बना के उसका कंटेंट पूरा जनरेट कर सकते हैं। तो वो कीवर्ड क्लस्टरिंग होती है कि हम उसमें मैपिंग करते हैं, एक कीवर्ड उसमें से निकाल के
तो आपकी पूरा क्लस्टर बन रहा होता है, एक टॉपिक से चेन बन रही होती है, उसमें डिफरेंट टाइटल्स होते हैं, डिफरेंट कंटेंट होते हैं, इंटरलिंक हो रहे होते हैं, तो टॉपिकल अथॉरिटी ज्यादा बढ़ जाती है, उसको डिस्कस करेंगे। फिर कंटेंट मैपिंग, कंटेंट मैपिंग वैसे तो बहुत एक बहुत 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 एडवांस चीज है। कंटेंट मैपिंग में ये होता है कि हम टॉपिक को कहाँ तक कवर करेंगे, या इसमें इन फ्यूचर हम कौन कौन सी कैटेगरीज ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं स्पोर्ट्स के ऊपर वेबसाइट बना लेता हूँ, मैं उसको कंटेंट मैप करता हूँ कि मैं क्रिकेट के ऊपर लिखूंगा। अब कीवर्ड में मैं क्या क्या लिखूँ, क्रिकेट में मैं क्या क्या लिखूंगा, क्रिकेट में क्या क्या आ जाता है, और और काफी टाइम से डाइवर्स करते हैं हेल्थ के ऊपर। खेलते कैसे हैं, गुल्ली डंडे से खेलते हैं वो, खेलते कैसे हैं वो, बैट, पैडिंग, ग्लव्स, क्रिकेट किट है पूरी, पिच है, विकेट्स हैं, विकेट्स की टाइप्स हैं, साउंड्स वाली विकेट्स होती हैं, माइक वाली विकेट्स होती हैं, विदाउट माइक्स विकेट्स होती हैं, हेलमेट होते हैं, बैट की ग्रिप होती है, ग्रिप भी एक नीच पता है, बैट की जो वो रबड़ वाली ग्रिप होती है, वो लोगों ने वेबसाइट्स खड़ी की, दिखाऊं, बेस्ट क्रिकेट बैट ग्रिप, ग्रिप के ऊपर वेबसाइट्स बनी हुई हैं, बैट ग्रिप के ऊपर लोग ग्रिप के ऊपर बात कर रहे हैं, दुनिया चांद पर पहुंच गई है, आप कहाँ बैठे हैं, ये प्रोडक्ट है, छोटी सी चीज है, कुछ सोच भी नहीं सकता कि उस पर काम होगा। माइक्रो 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 मैक्रो माइक्रो करेंगे हम, वो भी सीखेंगे कि एक होती है मैक्रो नीश, कि मैं बात करूंगा जी स्पोर्ट्स पे, बस इस पे, स्पोर्ट्स में तो बड़ा कुछ आता है, आप गूगल पे सर्च तो करें टाइप्स ऑफ स्पोर्ट्स, आपका दिमाग घूम जाएगा, ऐसे स्पोर्ट्स है कि आपने कभी जिंदगी में सुनी भी नहीं होगी। वाटर स्पोर्ट्स, एयर स्पोर्ट्स, माइंड स्पोर्ट्स, मेंटल स्पोर्ट्स, फिर आपकी साइकोलॉजिकल स्पोर्ट्स, और लैंड स्पोर्ट्स, इंडोर स्पोर्ट्स, आउटडोर स्पोर्ट्स, फिर उसके अंदर आगे फर्दर कैटेगरीज पे कैटेगरी, फिर एक स्पोर्ट्स पकड़ लो, उस स्पोर्ट्स की पूरी दुनिया अलग बनी हुई है, उसकी किट है, उसका ग्राउंड है, उसका प्ले एरिया है, उसके उसका जो जो क्या होता है, जैसे यूनिफॉर्म जो पहनते हैं, उसके टी शर्ट या जो भी शॉर्ट्स वगैरह, उसके शूज हो गए, ट्रेनर्स जिसको हम बोलते हैं, ट्रेनर्स को पहनते हैं, वो अलग हो गए, पूरी दुनिया है हर चीज। वो किस कितना आप नैरो डाउन जाते हैं, वो देखा जाए, तो वो कंटेंट मैपिंग में फिर हम उसको मैप करते हैं कि अच्छा यार, अभी इनिशियली मैं काम करूंगा एक स्पोर्ट्स पे, मैं इसमें किस किस चीज को पकड़ सकता हूँ, फिर मैपिंग में हम उस कीवर्ड, उस कैटेगरी के कीवर्ड निकालते हैं। कि मैं अगर क्रिकेट पे काम करता हूँ, मैं कहता हूँ अच्छा कि ग्रिप हो गई जी, ग्रिप अनटैप्ड मार्केट है, कोई काम नहीं कर रहा, बॉल, क्रिकेट हार्ड बॉल जो होती है, ठीक है, प्लांटेशन, प्लांटेशन में कितने सारे प्लांट है, किसी एक प्लांट को पकड़ लो, पकड़ के धो दो उसको, उसके बेनिफिट्स के, उसके हजार्डियस एलिमेंट्स, कुछ भी, उससे बनने वाली दवाइयां, उससे बनने वाला, कोई ब्रीथ प्रॉब्लम है, कोई इन्वायरमेंट का इशू है, उसके ऊपर पता नहीं लोग कहाँ कुछ पहुंचे हुए हैं, क्या कुछ कर रहे हैं, एक प्लांट, सिर्फ एक पौधा, वो एक पौधे के पीछे, उस गरीब के पीछे ऐसे पड़ जाते हैं हम लोग कि वो पौधा भी परेशान, उस पौधे को भी नहीं पता था कि उसमें क्या कुछ है, हाँ वो पौधा हिट हो जाता है, उस पौधे से लोग डॉलर्स कमा रहे हैं, बिल्कुल बना रहे हैं, लेकिन एजुकेशन इज अ टफ नीश, क्योंकि एजुकेशन आप पाकिस्तान के लिए कभी नहीं लिखना, ब्लॉगिंग का रूल है, पाकिस्तान के लिए काम नहीं करना, ब्लॉगिंग हमेशा हम यूएस बेस्ड करते हैं, यूनाइटेड स्टेट्स बेस्ड, बस, तो आप यूएस बेस्ड एजुकेशन को टारगेट करें, नॉट इन पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान में लिखेंगे तो पैसे किस में आएंगे, पाकिस्तान में, आपका एडसेंस जो अप्रूव होगा पीकेआर का हो, तो पीकेआर में तो काम नहीं करना ना, रोला ही तो यही है सारा, पीकेआर में काम करेंगे तो 50,000 की नौकरी ना कर ले, वो भी मिलती है बड़ी देर से, मिलती है, बड़ा टाइम लगता है उसको, तो हम 20,000 रुपए की नौकरी ना कर लेंगे, पीकेआर में ही काम करें, तो डॉलर अगर कोई दिन का $10 भी दे दे, तो $10 का मल्टीप्लाई तो करें ना जरा, पीकेआर, वो आपकी अपनी चॉइस है,
कि आप कितना डाउन साइज करते हैं उसमें। अगर आप एजुकेशनल बेस्ड साइट बनाना चाहते हैं तो वो आपकी अपनी अपनी चॉइस है कि आप कितना डाउन साइज करते हैं उसको। कोई ऐसा टॉपिक निकाल लेते हैं कि जिसपे काम ना हुआ हो, जो कि पॉसिबल नहीं है कि ऐसी कुछ चीज नहीं। कैटेगराइज कर सकते हैं, लेकिन कैटेगरीज भी ऐसी बनानी होती है कि जिसपे काम ना हुआ हो। जैसे मैंने भी एक वेबसाइट बनाई है, उसमें मैंने 5 कैटेगरीज रखी है, यानी कि वो मेरी 5 नीश है मेरी, वो एक वेबसाइट, और वो सारी एक कैटेगरी के 5 नीश है। मिसाल के तौर पे मैं से नीश बताते करते किसी को, फॉर एग्जांपल मैंने नीश उठाई है हेल्थ से, तो वो हेल्थ मेरा मेन कैटेगरी है, तो हेल्थ के अंदर मैंने 5 ऐसी नीश निकाल ली, ऐसे टॉपिक निकाल लिए जिस पे लोग सर्च कर रहे हैं, लेकिन उस पर कोई बात नहीं, या कर रहा है तो बहुत कम बात कर। उसको जब हम सर्च करते हैं तो रिजल्ट में क्या आता है, पूरा पिंटरेस्ट, ट्विटर, लिंक्डइन, amazon, कोई ब्लॉग वाली साइट नहीं आ रही, कोई ऐसी साइट नहीं आ रही जो उसको सोल्यूशन प्रोवाइड कर रही हो। तो जब गूगल के पास कोई सोल्यूशन नहीं होता तो वो सोशल प्लेटफॉर्म्स दिखाना शुरू कर देता है। किसी ने सोशल मीडिया पे बात की होगी, किसी ने पब्लिक फोरम पे बात की होगी, किसी ने प्रॉपर उसका कंटेंट डिलीवर नहीं किया हुआ, हेल्पफुल कंटेंट नहीं लिखा हुआ, तो उस तरह की वेबसाइट्स आती हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज अगेन आ जाता है कि हम इसका कंटेंट, किसी ने कुछ लिखा ही नहीं हुआ, उसके लिए फिर हम थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स जाते हैं। हम फिर जैसे मैंने एग्जांपल दी थी वो बनाना वाले की, उस टाइम इसके ऊपर कंटेंट नहीं था, तो मैंने फिर बुक्स पढ़ी, बुक से कुछ चैप्टर्स खंगाले। मैंने इसका पहला आर्टिकल था 3000 वर्ड का, जो मैंने कीवर्ड बताया, वो मैंने 1 हफ्ते में लिखा था जाकर। क्लाइंट ने मुझे कहा था मुझे आप हफ्ते में एक कंटेंट दे दो, लेकिन कंटेंट कंटेंट हो। यार अब मुझे ज्यादा नहीं चाहिए, आप मुझे महीने में 4 कंटेंट देंगे। तो मुझे $100 एक आर्टिकल का दे रहा था, तो मेरे लिए काफी थे $400 एक क्लाइंट, और पूरा हफ्ता होता था लिखने के लिए। लेकिन उसने मेरी चीखें निकाल दी एक दफा, कोई कंटेंट था ही नहीं उसके ऊपर। तो मुझे फिर वो बच्चों की वो पेडियाट्रिक्स की जो बुक्स होती हैं वो निकाली, उधर से कोई चैप्टर रेलिवेंट पकड़ा, वो चैप्टर के जो टाइटल्स होते हैं वहां देखा, अच्छा शायद यहाँ से कुछ निकल जाए, जल्दी जल्दी उसको स्किम किया बैठ के, जल्दी जल्दी। अच्छा कोई पैराग्राफ समझ आ गया, उसको पढ़ा, करते 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 फिर मैंने उसको कंटेंट, फिर मुझे समझ आ गया कि अच्छा ये भी एक रिसर्च का तरीका होता है। मेरा भी फर्स्ट एक्सपीरियंस। नहीं, टॉपिक में ये देखा जाता है कि उस पे सर्च हो रही है या नहीं हो रही। हमारा मसला ये है कि उस पे रिसर्च हो रही है या नहीं। अगर वो टॉपिक गूगल पे सर्च में आ रहा है तो उसका मतलब है किसी ना किसी ने उसको सर्च तो किया कहीं ना कहीं बैठ, बस यहाँ पे फुल स्टॉप, यहाँ पे तारीख खामोश है। टूल टूल एस्टिमेटेड होते हैं, टूल टूल ये हर चीज एस्टिमेट होती है। आपको सही रिजल्ट सिर्फ गूगल दिखा रहा है, टूल सिर्फ एस्टिमेटेड होते हैं। टूल में सबसे ज्यादा डाटा एचएलएफ के पास है, फिर सैमरश है, ऊपर सजेस्ट भी ठीक है, मैंने उसको पसंद करता है बिल्कुल। मॉज अच्छा टूल है, तो 2-3 ही है टॉप ऑफ द लाइन, बहुत सारे हैं, तो टॉप ऑफ द लाइन है 2-3 ही है, वो तीनों अच्छे खासे एक्सपेंसिव है। तो वो टूल हम फिर सस्ते तरीके हैं हमारे पास, वहां से हम ले लेते हैं, 700-800 पर मंथ पे मिल जाता है, मैं भी वहीं से लेता हूँ। क्यों पैसे जाया करें, मतलब एक टूल है जो $90 पर मंथ, तो मैं क्यों $90 पर मंथ भरूं, जो मुझे 700 रुपये में मिल जाता है वो। तो वो अल्टीमेटली फिर हम उसको वेबसाइट्स की तरफ ले जाते हैं, और वहां से फिर हम उससे रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। तो इसमें हम इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे नीश से, फिर कीवर्ड रिसर्च में आया था, कीवर्ड क्लस्टरिंग को डिस्कस में डिटेल में डिस्कस किया, मैपिंग थी, कंटेंट स्ट्रेटेजी थी। कंटेंट स्ट्रेटेजी में हम मोस्टली यही देख रहे होते हैं कि किस तरह का कंटेंट डालना है, इंफॉर्मेशनल डालना है, कमर्शियल, ये हम डिस्कस करेंगे। इंफॉर्मेशन जैसे कि थिंग्स यू नीड टू कंसीडर बिफोर बाइंग द बेस्ट ट्रैवल बैकपैक। तो मुझे अगर ट्रैवल बैकपैक खरीदना है तो कौन सी चीजें मुझे कंसीडर करने की जरूरत है इसको खरीदने से पहले, तो अब ये भी इंफॉर्मेशन आ गया। और अगर मैं इसी पे लिखता हूँ टॉप 10 बेस्ट ट्रैवल बैकपैक दैट यू कैन बाय इन 2020, तो यहाँ पे मैं उसको बैकपैक की लिस्ट प्रोवाइड कर रहा हूँ कि ये वो 10 या 15 बैकपैक है, और ये इनके बारे में रिव्यूज हैं जो कि आप खरीद सकते हो। तो वो कमर्शियल है, उसमें हम बेच रहे होते हैं डायरेक्टली, और दूसरे में इंफॉर्मेशन होता है जिसमें मालूम आती है, तो उसमें भी स्ट्रेटेजी बनती है। कोई भी वेबसाइट जब स्टार्ट होती है ना, तो उस पर शुरू में
जब तक एक सफिशिएंट ट्रैफिक ना आए तो हम उस पर इंफॉर्मेशनल कंटेंट ही लिखते हैं, हम उस पर कमर्शियल एकदम नहीं लिखते हैं। ट्रैफिक बिल्ड होती है तो कमर्शियल लिखते हैं, क्योंकि कमर्शियल में सेल्स हमें लाजमी चाहिए होती है, कमर्शियल में सेलिंग पॉइंट ऑफ व्यू, उसमें फिर हमें एफिलिएट कमीशन भी मिलता है। उसमें दो इनकम होती है, एक एड्स की इनकम अलग होती है, और जो आप चीज बेच रहे हैं उसका कमीशन अलग मिल रहा है, दो हाथों से कमा रहे होते हैं। हाँ हाँ। हम्म, यही तो चीख रहा हूँ कि कीवर्ड ही ऐसा निकालना है कि जिसपे कंपेटिटर कम हो या ना हो, कीवर्ड ही ऐसा निकालना है कि जिस पे कंपेटिटर कम हो या ना हो। अगर हो तो आप उनसे बेहतर लिखें। उसने अगर 10 बेस्ट बैट्स के ऊपर लिखा हुआ है तो आप 20 बेस्ट बैट के ऊपर कंटेंट डाल दें, उससे ज्यादा रिसर्च वाला कंटेंट डाल दें, उससे ज्यादा अच्छी क्वालिटी के महंगे बैट डाल दें, ताकि जब वो सर्च करे तो आपका कंटेंट अच्छी टॉप लिस्ट में है। अगर किसी ने 15,000 अल्फाज का कंटेंट लिखा हुआ है, आप 20,000 अल्फाज का लिख दें, आप रैंक कर जाएंगे। लेकिन एक बिगनर के लिए ये बेवकूफी है, इतना करना ये बेवकूफी नहीं है बेसिकली, ये बड़ी गेम हो जाती है। जैसे अभी मेरे एक दोस्त है, ब्लॉगर है, साथ ही होता है मेरे, उसका एक क्लाइंट है अमेरिका का, वो उससे 20,000 25,000 अल्फाज का एक आर्टिकल लिखवाता है महीने में, एक आर्टिकल, एक ब्लॉग होता है उसका। 20,000 25,000 एक ब्लॉग, जस्ट वन ब्लॉग इन अ मंथ। अब वो उस पे भी इन्वेस्ट कर रहा है, ब्लॉगर पे, उस ब्लॉग पे, कंटेंट पे, प्लस जब वो उसको पोस्ट करता है तो पोस्ट करने के बाद वो 500 600 700 800 $800 के बैकलिंक्स खरीदता है उस ब्लॉग के लिए। वो मतलब मेरे ख्याल से थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स लगा रहा है एक ब्लॉग के ऊपर, एक ब्लॉग पोस्ट के ऊपर। वो नीश है डिजिटल मार्केटिंग, मेन टॉपिक है उसका डिजिटल मार्केटिंग, जो कि इस वक्त एक बहुत टफ तरीन नीश बन टॉपिक, तो बंदा लिख रहा है डिजिटल, नया बंदा नहीं लिख सकता, उसको मुश्किल है, टफ है। तो जब टॉपिक टफ होता है ना, जब उसकी डिफिकल्टी ज्यादा होती है, तो उसके लिए हमें ज्यादा बैकलिंक्स चाहिए होते हैं। जितने ज्यादा बैकलिंक्स होते हैं, फिर वो जितना मर्जी टफ हो तो वो निकल जाता है आगे। तो एज अ बिगनर हमारा क्या होता है कि जी बजट भी कम है, बिगनर भी हैं, क्यों इन्वेस्टमेंट करें, हम क्यों लाखों रुपया लगा दें, हम 4,000 भी हम करना भी नहीं चाहिए, बेवकूफी है। हम क्यों हजारों डॉलर्स के बैकलिंक्स खरीदें, क्योंकि वो हजारों डॉलर लगाएगा, वो फिर लाखों डॉलर के भी है, उनकी मल्टीप्लीकेशन। वो बड़ी मगरमच्छ होते हैं इस इंडस्ट्री के जो ये काम कर रहे हैं। अब ये वेबसाइट मैं आपको दिखाता हूँ, similarweb.com पे जाते हैं और टेकरेडार पे जाते हैं। ये टेकरेडार.com टेक्नोलॉजी की टॉप ऑफ द लाइन वेबसाइट में से टेकरेडार, लाइफ वायर है, और एक दो और है। ये तो खड़ी है ना टॉप पे। ये एक वेबसाइट है सिमिलर वेब, यहाँ से अब तो खैर इतनी ज्यादा इस्तेमाल नहीं होती, पहले बहुत ज्यादा होती थी। इससे साइट्स की रैंकिंग करवाई जाती है, चेक की जाती है। यूके की साइट है, इसका एनुअल रेवेन्यू पर देखे जरा कितना है, कितना है इसका एनुअल रेवेन्यू? 15, क्या 15 to 25 मिलियन डॉलर्स सालाना। 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, 15 मिलियन 1.5 करोड़, 1.5 करोड़ से 25 करोड़ डॉलर, पीकेआर नहीं, डॉलर सालाना, ये इसका सालाना रेवेन्यू है। 1.5 करोड़ से 20 करोड़ भी लगा लें अगर हम, 20 करोड़ डॉलर की बात हो रही है, पीकेआर की बात नहीं हो रही है, बिलियंस में बनेगा पर मंथ। 20 डिवाइडेड बाय 12, 1.6, थोड़ा और कम करें, $1.5 मिलियन पर मंथ।
1.5 मिलियन, 15 लाख, कितने होते हैं? 15 लाख, 1500,000 मल्टीप्लाई बाय 260, कितना है? मुझे तो मैथ्स नहीं आती। 30 करोड़ 90 लाख रुपए, 30 करोड़ 39 करोड़, 39 करोड़ अ मंथ। ये मैंने अभी कितना सारा कट डाउन करके बताया। 39 करोड़ सालाना वो कमा रहे हैं एक वेबसाइट से। तो जब इस जैसी वेबसाइट्स हो ना, तो वो फिर लाखों डॉलर लगा भी देती है, उनको फर्क नहीं पड़ता। बिग गन्स है ना, हमें तो $1000 साइड कमाए, हम तो छलांगे मारते रहते हैं कि $1000 साइड कमा के दे रही है, मतलब 2.5 लाख रुपए बनते हैं क्या पाकिस्तान में रह के $1000 कमा रहे हैं। और साइट रैंकिंग अपनी कैटेगरी में पूरी दुनिया में 54 नंबर पे है। और अभी नीचे लिखा आ रहा है कि इसने 11 इंप्रूव किए, यानी कि ये 65 पे थी, जो इंप्रूव होके 54 पे आ गई कंट्री रैंक, कैटेगरी रैंक। ये होता है कि हर कैटेगरी होती है, अब ये टेक्नोलॉजी कैटेगरी है। टेक्नोलॉजी अगेन बहुत कंपेटिटिव नीच है, बट इसमें गैप अभी भी है। तो ये टेक्नोलॉजी के अंदर ये 54th नंबर पे है। तो ये चीजें हम पहले देखा करते थे। और उसके अलावा विजिटर्स के देखें जनाब, 29 मिलियन विजिटर्स हैं इसके टोटल। पेज पर विजिट 1.5 डेढ़ पर विजिट आ रहा है, पर पेज विजिट, पेजेस पर विजिट, कितने लोग पेजेस विजिट करते हैं। ड्यूरेशन, एवरेज ड्यूरेशन कितना है इसका? 1.15, 1 मिनट 15 सेकंड एवरेज लोग इसके कंटेंट के ऊपर लोग पढ़ते हैं, 1 मिनट 15 सेकंड एवरेज। अब इसमें ज्यादा भी होगा क्योंकि मैंने खुद 10 मिनट बैठ के इसके आर्टिकल पढ़े, और उधर से कुछ ऐसे भी हैं जो आते हैं और फौरन से चले जाते हैं। तो एवरेज उसने दिया है कि 1.15। फिर आगे देखते हैं, तो ये आप देख सकते हैं कि इसमें 53 पे ऊपर है। मेंटल लैब, पीसी मैक, हाँ पीसी मैक का बता था, पीसी मैक है लाइफ, ये इसके नवंबर के विजिट, दिसंबर के विजिट, जनवरी में 29 मिलियन लास्ट विजिट्स का है। तो ये पूरा साइट का ना एनालिसिस देती है। ये ज्यादा विजिटर इसके यूनाइटेड स्टेट्स में है। अच्छा, यूके की साइट है, ज्यादा विजिटर कहाँ का है? यूएस। अभी मैंने बात की कि हम यूएस के लिए काम, क्योंकि यूएस में सबसे ज्यादा ब्लॉग्स पढ़ने की तादाद यूएस के अंदर, यूके, उसके बाद दूसरे नंबर पे कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, और बाकी इंडिया आपको नजर आएगा लाजमी कहीं ना कहीं, पाकिस्तान नजर नहीं आएगा, इंडिया भी आपको नजर आएगा कहीं ना कहीं। बाकी एज डिस्ट्रीब्यूशन इसने बताई हुई है कि कितनी एज के लोग हमारे पास। अब देखो, सिमिलर वेब फ्री टूल है जो आपको पूरी वेबसाइट को ऑपरेशन करके बता दिया उसने, इस वेबसाइट में क्या कुछ शामिल है। 25 से 34 एज के जो लोग हैं वो सबसे ज्यादा आते हैं इस वेबसाइट, 31%। और रिलेटेड वेबसाइट भी बता रहा है, टॉप कैटेगरी बता रहा है वेबसाइट की, कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी, ये उसकी सबसे ज्यादा टॉप कैटेगरी। फिर इससे ऊपर टॉम्स गाइड भी है, यस टॉम्स गाइड नाम से भी है, टॉम्स हार्डवेयर, पीसी मैक, ये भी इसी तरह और वेबसाइट। तो मिलियंस लोग, मिलियन डॉलर बिजनेस है अभी तक का दुनिया का सबसे बड़ा प्रॉफिटेबल बिजनेस ब्लॉग है। इससे बड़ा कोई प्रॉफिटेबल 30x स्ट्रेट आपको 30x दे रहा है, 30 गुना आपको वो ज्यादा दे रहा है। और अगर एफिलिएट वेबसाइट है तो वो 45 गुना देती है, जिसमें आपको प्रोडक्ट भेजते हैं, बेस्ट लैपटॉप, बेस्ट फलाम, बेस्ट फलाम, बेस्ट फलाम, तो उसका 45x होता है, 45 मल्टीपल देती है। अगर साइट $1000 कमा के दे रही है तो $45,000 की बिकती है। ये देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ, वेबसाइट है motioninvest.com। ये फ्लिपिंग की वेबसाइट है, लोग यहाँ पे आते हैं और अपनी वेबसाइट भेजते हैं। तो यहाँ पे अभी लेटेस्ट लिस्टिंग आई हुई है, नीच है जी, होम इम्प्रूवमेंट, होम से रिलेटेड है।
Amazon और ईजो एक पे मोनेटाइज्ड है, मंथली इनकम है उसकी $315 और क्लाइंट इसका मांग रहा है 914, 29x पे बेच रहा है। अब ये सवाल पैदा हो कि ये 30 से कम क्यों है। नीचे देख रहे हैं 5 years and 10 months, 5 साल 10 महीने, तकरीबन 6 साल में साइट ने 315, इसलिए इसकी वैल्यू 30 से नीचे है और शायद इसे 29 पे भी कोई ना खरीदे। और अगर ये साइट 1 साल में होती तो ये 35 क्योंकि टेन्योर बहुत ज्यादा लगा है, इनकम उस हिसाब से कम है, टेन्योर कम होता। उसने 5 साल में साइट को उस काबिल बनाया कि वो मोनेटाइज्ड हो। अगर वो 1 साल में करता तो उसके पैसे ज्यादा अच्छे होते। ठीक है जी। उसके अलावा एक और है 7 साल में, इसका 22। ठीक हो गया। तो ये चीज हम इंशाल्लाह आहिस्ता से डिस्कस करेंगे। फर्दर कोई सवाल है आप लोगों का तो आप डिस्कस कर सकते हैं, नहीं है तो क्लियर का मैसेज टाइप कर दें, फिर हम लेक्चर को वाइंड अप करते हैं। ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप जो लोग मौजूद हैं, कोई क्वेश्चन है आपका तो आप डिस्कस कर सकते हैं, नहीं है तो क्लियर का मैसेज टाइप कर दें। ओके जी, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।